क्लेविटस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड शांति से अपने इलाके में जी रहा था, पर जैसे इंसानों को जंगलों पर कब्जा चाहिए वो उसके इलाके पर भी कब्जा करने निकल पड़ते हैं और इसका नतीजा क्लेविटस को गुस्सा आ जाता है और वो उन सबको अपनी ताई के पास पहुंचाने के बाद पूरी ह्यूमन रेस को ही खत्म करने निकल जाता है। पर उसकी इस दांडी मार्च के दौरान एक माँ अपने बेटे की जान की भीख मांगने लगती है और क्योंकि अपना राक्षस दरिया दिल था वो इसके लिए मान जाता है और अब उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाकर ह्यूमंस के बीच में से बड़ा करना होगा। एक हीरोज का ग्रुप घने जंगलों में जा रहा है ताकि वो उस डीमन को खत्म कर सके। उन सबके पास पावरफुल वेपन है जिन्हें रेकेलिया कहा जाता है, जो कि स्पेशल वेपन्स है और वो ह्यूमंस के बनाए हुए किसी भी वेपन से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचते हैं उनका ड्राइवर कुछ बीस्ट का खाना बन जाता है। ये देखकर सारे हीरोज वहां से बाहर निकलते हैं और अपने वेपन्स का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को हराने लगते हैं। वो उन सभी मॉन्स्टर्स को मारते हुए बीस्ट की डन की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा हाइड्रा मिलता है जिसे स्टेफन अपनी ब्लेड्स की मदद से काट देता है, लेकिन अपने कटे हुए सर से भी वो स्नेक स्टेफन को काटने जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर एलिशिया अपनी तलवार को उसकी आंख में घुसा देती है जिससे स्टेफन बच जाता है। अभी तक सारी चीजें उनके लिए बहुत स्मूथ चल रही हैं और अब क्योंकि सारे कमजोर मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं वो साउथ के बीस्ट लॉर्ड को ढूंढने लगते हैं और उस एरिया के सेंटर में उन्हें अपने सामने ही क्लेविटस दिखता है। और अब क्योंकि उसके इंट्रोडक्शन का समय था वो थोड़ी अपनी पावर्स को फ्लेक्स करता है, लेकिन उसे देखकर भी उनके गधे लीडर को लगता है कि वो अपने वेपन से उसे हरा सकते हैं। लेकिन फालतू के भाषण ने आज तक इसकी जान बचाई है, तो सबसे पहले क्लेविटस उसे ही मारता है और ये देख के किसी भी सेंसिबल इंसान की तरह भागने की जगह उनका टैंक सीधा उस पर हमला करने पहुंच जाता है और क्योंकि वो अपने दिमाग का यूज कर ही नहीं रहा था तो क्लेविटस उसके दिमाग को ही उसकी बॉडी से अलग कर देता है और अब उन सभी गधों को पता लगने लगा था कि वो उससे नहीं जीत सकते। एलिशा को पता लगता है कि क्लेविटस उनकी शैडो से उनके ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो एक एक करके सबको मारने लगता है। इसकी वजह से वो उसके अटैक से बच भी जाती है। इसी दौरान एक हीरो एक अर्थ गोलम को समन करता है, लेकिन वो ग्राउंड भी क्लेविटस के कंट्रोल में था तो वो अपनी पूंछों से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। वहीं उनसे लड़ते हुए क्लेविटस सोच रहा था, इनके तरह कमजोर ह्यूमंस मेरे इलाके में पहुंच कैसे गए। इसके बाद वो बाकी के हीरोज को भी खत्म कर देता है और अब सिर्फ एलिशा बची थी। वो किसी तरह उसके अटैक से बचती हुई उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन उसकी तलवार से उसके सींग पर बस हल्का सा स्क्रैच आता है। ये चूजे आखिर कर क्या रहे हैं? 1000 सालों से मैंने तो उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं। लगता है इसका जवाब मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, पर उससे पहले इस चुगिया को खत्म करूं। एलिशिया को खत्म करने के बाद क्लेविटस ह्यूमंस की किंगडम में पहुंच जाता है। उसे ह्यूमंस को जिंदा छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अगर सांप के बिल में हाथ डालोगे वो काटेगा तो जरूर। तो अब वो पूरी दुनिया से ह्यूमंस को खत्म करना चाहता है और मरने से पहले उस हीरो की बातों से उसे पता लगा था कि उन्हें हाइना किंगडम ने भेजा है। किंगडम के आर्चर्स वहां पर आकर क्लेव के ऊपर शूट करने लगते हैं, पर उनके एरो से क्लेव का कुछ भी नहीं बिगड़ता और वो घरों को डिस्ट्रॉय करता हुआ उनके किंग के कैसल की तरफ जाने लगता है। लेकिन वो लोग फिर भी उसके ऊपर अटैक करना बंद नहीं करते, तो किंग को मारने से पहले वो उन्हें ठिकाने लगा देता है। जब कैसल गार्ड्स क्लेव को आता हुआ देखते हैं वो अपने वेपन्स को तैयार करते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर उनके वेपन्स का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। एक गार्ड किंग को सारी चीजें बताने आता है, पर उसने पहले ही सारा शोर शराबा सुन लिया था। लगता है हाइना के वेपन्स भी उतने ताकतवर नहीं थे। मुझे मेरी मौत से कोई नहीं बचा सकता, पर मरने से पहले मुझे हाइना के फ्लेम्स को सील करना होगा ताकि वो कभी भी ना बुझे। वहीं ह्यूमंस उसके ऊपर अटैक करना जारी रखते हैं। लगता है उन हीरोज के पास कुछ अलग वेपन था, उनके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है, पर मैं उन कीड़ों की ताकत बढ़ने नहीं दे सकता। दूसरी तरफ किंग उस फर्ज को सील करने जाता है, लेकिन तभी छप्पर फाड़कर वहां पर क्लेव पहुंच जाता है। मैं सिर्फ तुम्हारी नेशन नहीं दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटाने निकला हूँ, पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, मैं तो वहां चैन से था, फिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? तुम ये कभी नहीं समझ सकते, इंसानों का एम्बिशन एक मॉन्स्टर कैसे समझ सकता है। इतने घटिया आंसर के लिए वो उसके नंबर तो नहीं काटता, पर उसका सर जरूर काट देता है और फिर बाकी के ह्यूमंस को खत्म करने के लिए वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन तभी उस बच्चे की माँ उसे आवाज लगाती है, जो कि मलबे के नीचे दब गई थी और वो उसे अपने बच्चे को बचाने को कह रही थी। तुम्हारे सर पर गहरी चोट आई है क्या? तुम भूल गई ये सब कुछ मैंने ही किया है और मैं तो ह्यूमंस को ही खत्म करने जा रहा हूँ, तो उनके एक बच्चे को मैं भला क्यों बचाऊंगा? लेकिन वो कहती है कि वो बड़ों की गलती की सजा एक छोटे बच्चे को नहीं दे सकता, उसने तो कुछ किया ही नहीं। क्लेव को कोई फर्क नहीं पड़ता वो बच्चा है या फिर बड़ा, क्योंकि उसके लिए सारे ह्यूमंस बराबर है। लेकिन फिर भी वो उसकी रिक्वेस्ट पर उससे कहता है कि वो साबित करके दिखाए कि वो बच्चा बचाने के लायक है। लेकिन वो जानती है कि वो क्लेविटस के सामने कुछ प्रूव नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो उस बच्चे को बचाता है तो उसे खुद ब खुद पता लग जाएगा कि ये बचाने लायक क्यों था। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है और क्लेव वहां से जाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मुड़कर वापस आता है। वो अभी भी श्योर नहीं है, लेकिन उसकी लंबी जिंदगी के मुकाबले इस बच्चे की जिंदगी कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के लिए वो उसे बचाने का डिसाइड करता है। एल्थिया में 5 ह्यूमनॉइड रेसेस हैं, जिसमें सबसे पहले हैं डन्स, जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है और वो स्किल्ड आर्किटेक्ट्स और टैक्टिशियंस हैं। उन्होंने डन प्लेन्स को स्प्लिट करके 2 बड़ी नेशंस बनाई हैं। स्लेडन वो लोग हैं जो कि पानी के पास रहते हैं और गाइज अपनी हंटिंग के लिए जाने जाते हैं, और बेंटी थोड़े जानवरों जैसी ह्यूमंस हैं जो कि अकेले अकेले तो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन अगर उनकी जिंदगी भी इस पर डिपेंड करती तब भी वो साथ में काम नहीं करते। और आखिरी में है हाइना, यानी कि किंगडम ऑफ हाइना, जो कि अपने वेपन्स के लिए जाना जाता है और इस बॉर्डर के चारों तरफ अंधेरा है, जहाँ सारे डार्क बीस्ट रहते हैं, जहाँ पे 4 बीस्ट लॉर्ड्स का राज है और उनमें से एक क्लेविटस है। दूसरी तरफ केव में वो बच्चे के साथ पहुंच गया है और जितने भी
भी मॉन्स्टर्स उसे खाने को तैयार थे वो उन्हें डरा देता है, जिसके बाद वो सो जाते हैं। लेकिन तभी वो बच्चा भूख के मारे चिल्लाने लगता है, तो क्लेविटस उसे अपनी थोड़ी एनर्जी दे देता है। पर अब वो कंफ्यूज हो रखा था। बीस्ट लॉर्ड इंसानों का हगा हुआ साफ करेगा, तो वो उस बच्चे को उठाकर एक गड्ढे में रख देता है जो कि स्पाइडर से भरा हुआ था। उन्हें देखकर बेचारा बच्चा रोने लगता है, लेकिन वो स्पाइडर सिर्फ फूंक खाते हैं और उसकी साफ सफाई होने के बाद वो उसे उठा लेता है। लेकिन उस बच्चे का रोना बंद ही नहीं होता। वो उसे खाई के नीचे फेंकने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन वो बीस्ट लॉर्ड था तो अपने डिसीजन से पीछे कैसे जा सकता है। उस बालक को जिंदा रखने के लिए उसे ह्यूमंस की जरूरत पड़ेगी, तो वो वहां पर जाता है जहां पर वो उन हीरो से लड़ रहा था। कुछ देर बाद अलीशा को होश आता है और वो कंफ्यूज हो रखी थी क्योंकि उसे अपनी मौत पक्के तौर पर याद है। तभी उसकी नजर क्लेव पर जाती है और उसे देखते ही वो अपनी तलवार को पकड़ने जाने लगती है, पर क्लेविटस उसे बताता है कि उसने पहले ही सारे वेपन्स नीचे फेंक दिए हैं और साथ ही उसके साथियों की बॉडीज भी। तो मुझे यूजफुल लग रही थी तो तुम्हें मैंने रिवाइव कर दिया। तुम एक जिंदा लाश हो और सिर्फ इसलिए चल रही हो क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरी डार्क एनर्जी है। अब फालतू की बातें बहुत हो गई, चलो मुझे दूध दो। एलिशा को थोड़ा टाइम लगता है पर वो समझ जाती है कि वो क्या कह रहा है, पर ये कोई रिक्वेस्ट थी नहीं, तो वो उसके साथ थोड़ा जबरदस्ती करने लगता है। कुछ देर की शांति के बाद उसे पता लगता है कि ये जरा भी काम नहीं कर रहा है और एलिशा उसे बताती है कि ये तो होना ही था, वो कभी माँ जो नहीं बनी। और उससे ज्यादा वो ये देखकर कंफ्यूज थी कि क्लेविटस जैसी चीज एक इंसानी बच्चे को क्यों बचा रहा है, पर ह्यूमंस को एक्सप्लेन करने का टाइम उसके पास नहीं था। तुम दूध नहीं दे सकती तो तुम्हें किसी और तरीके से यूजफुल बनना होगा। मैं इस बच्चे को अपनी लगता हूँ तो ये मरेगा तो नहीं, पर हमेशा इसे भूख लगी ही रहेगी। तो बताओ मुझे दूध देने का कोई और तरीका है। एलिशा उसकी किसी भी कमांड को डिसोबे नहीं कर सकती थी, तो वो उसे बताती है कि उन्हें इस बच्चे के लिए एक नर्सिंग मदर ढूंढनी होगी, पर इसके लिए उन्हें ह्यूमन के टाउन में जाना होगा और अगर वो इस फॉर्म में वहां गया तो डर के मारे सारे भाग जाएंगे। तो क्लेविटस ह्यूमन फॉर्म ले लेता है और जितना उसे याद था वो उसकी मदर के जैसा दिखने की कोशिश करता है और अपना नया नाम क्रैन रखता है और बच्चे का लूना, और एलिशा से कहता है कि सबसे पास के विलेज में उसे लेके चले। रास्ते में रुककर एलिशा बच्चे और उसके ब्लैंकेट को धोने लगती है, लेकिन ब्लैंकेट पे उसे हडन का रॉयल क्रस्ट दिखता है। वहीं बच्चे की साफ सफाई के दौरान क्रैन चेक करता ही जाता है, जिसकी वजह से उसे लगने लगता है जैसे वो उसकी सास हो। दूसरी तरफ हेडन की तबाही के बाद इस घटना की जानकारी आसपास फैल गई है और एक स्काउट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पर भेजा जाता है। मुझे यकीन नहीं होता कि एक डार्क बीस्ट ने ये सब कर दिया। यही वजह है कि मैं बीस्ट लॉर्ड के ऊपर हमला करने के खिलाफ था, और टाइमिंग कितनी खराब थी इन सब की। इसके अगले दिन ही क्राउन प्रिंसेस अपने बेटे के साथ यहाँ से भागने वाली थी। और याद है मैंने डंस के बारे में तुम्हें बताया था कि वहाँ 2 किंगडम्स हैं, एक का नाम एस्लिन है और दूसरे का बोलियत। और यहाँ पर बोलियत के लोग आए हैं। वो जानते हैं कि एस्लिन भी यहाँ पर जल्दी आने वाले होंगे क्योंकि वो भी एडन फैमिली के सीक्रेट वेपन फोर्जिंग टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरी तरफ एलिशा क्रन से पूछती है कि क्या वो जानता था कि लूना रॉयल्टी से बिलोंग करता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो कहना क्या चाहती है। तो वो उसे बताती है कि वो ब्लैंकेट रॉयल फैमिली का क्रस्ट है, यानी सिर्फ वो वही लोग इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा हाँ, जिस औरत ने मुझे इसको दिया था वो कासल की दीवारों के नीचे दबी थी, पर इससे मेरे प्लान्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। कासल की दीवारें, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? अच्छा, मैंने तुम्हें बताया नहीं, हेडन खत्म हो गया, खल्लास, टाटा बाय बाय। एलिशा को यकीन नहीं होता कि उसने पूरे किंगडम को खत्म कर दिया। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुमने मुझ पर पहले हमला किया था? वैसे भी इससे क्या ही फर्क पड़ता है। पर एलिशा उसे बताती है कि इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर उसने हिडन के सभी लोगों को मार दिया है, लूना आखिरी रॉयल्टी है। इसका मतलब बहुत सारे लोग उसके पीछे आएंगे हैं, पर लोग इसके पीछे क्यों आएंगे? तो एलिशा बताती है कि हाइडन की रॉयल फैमिली के मेंबर्स ही उस फॉर्जिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं जिससे हेडन के वेपन्स बनते हैं। लेकिन इतना बोलते ही उसके दिमाग की घंटी बजती है। उसने जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। अभी तक मैंने नहीं सोचा था मैं लूना के साथ क्या करूंगा, लेकिन मैं इसे ह्यूमंस का नया किंग बना सकता हूँ और पीछे से सारी चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ। और अगर ह्यूमंस ने ज्यादा चूचा की, उन्हें हमेशा के लिए खत्म भी, लेकिन अभी भी उन्हें लूना के लिए दूध ढूंढना था। तो वो एलिशा से कहता है कि जल्दी आगे बढ़े। मुझे नहीं पता वो बच्चे की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो शायद वो कॉन्टिनेंट के सभी इंसानों को मार देगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस बच्चे को सेफ रखना है। लेकिन तभी क्रन पर एक बंदा हमला कर देता है, जिसके बाद वो चारों तरफ से ही घिर चुके। इन गधों को पता ही नहीं उन्होंने क्या किया है। अब ये सब के सब मरने वाले हैं। लेकिन तभी क्रन नीचे गिर जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है, जो देखकर एलिशा हैरान हो जाती है। उन्हें एलिशा की चीख पसंद नहीं आती, तो वो उसके टकले पर मार के उसे भी बेहोश कर देते हैं। इसके बाद एलिशा को कैरेज में होश आता है, जहाँ वो देखती है कि क्रन बड़ा ही शांत बैठा हुआ था और वो ये देखकर हैरान थी कि उसने अभी तक किसी को भी नहीं मारा था। जब तक लूना ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक बात बताओ, क्या इंसान में ट्रांसफॉर्म होने पर तुम्हारी ताकत भी कम होगी? इतनी जल्दी कैसे गिर गए तुम? मुझे पता ही नहीं था कि इंसानों का सर इतना ज्यादा कमजोर होता है। फिक्र मत करो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा वो तो ठीक है, पर अभी तक हम यहाँ पर पड़े क्यों हैं?
जब तक लूना किंग नहीं बन जाता मुझे इंसानों में छुपकर रहना है। इसके लिए मुझे उनके बारे में और जानना होगा। क्या तुम मुझे बता सकती हो यहाँ चल क्या रहा है? जिन लोगों ने हमें किडनैप किया है वो बैंडिट्स हैं जो लोगों को अगवा कर स्लेव के तौर पर बेचते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन से थोड़े ज्यादा ही ताकतवर होते हैं, पर बहुत गिरे हुए। तुम्हें ह्यूमंस को इन्हें देखकर जज नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो उन बैंडिट्स के बेस पर पहुंच जाते हैं, जहां जब लोगों को उतारा जा रहा था एक बंदा वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक बैंडिट उसके ऊपर अपना चाकू फेंककर उसे रास्ते में ही मार के आता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं और चुपचाप उनकी बातें मानने लगते हैं। तभी एक औरत क्रन को आवाज लगाती है। वो देखती है कि उसके हाथ में एक बच्चा है तो वो नेल को बुलाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वो डर के मारे गिर जाती है और गिरते गिरते ही उससे माफी मांगने लगती है। वो औरत नेल को डांट लगाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो लूना को देखती है उसकी आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। दूसरी तरफ एलिशा को वो ब्रोको के पास लेकर जाते हैं, जो कि उनका टेम्पररी बॉस है, क्योंकि जाजक अभी डंजन में गया हुआ है। लेकिन उनमें से कोई भी बैंडिट उसे बॉस बुलाने को तैयार ही नहीं था। लेकिन उन्हें लाइन में लाने के लिए रॉको एक ट्रोल को उनके सामने लेकर आता है, जिसे देखकर एलिशा हैरान हो जाती है, क्योंकि ट्रोल्स काफी ताकतवर होते हैं और उन्हें ट्रेन करना आसान काम नहीं। वो रेड स्टोन्स वाले बैग को निकालता है। हमने सुना था कि हिडन की किंगडम ने कुछ हीरोज को क्लेविटस को मारने के लिए भेजा था। उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया और इसके चक्कर में उनका किंगडम भी तबाह हो गया। जो हमने बातें सुनी है तुम उनमें से एक हीरो जैसी लगती हो, और ये स्टोन्स इतने प्योर तो यहाँ वहाँ मिलते भी नहीं। वो उसके ब्लेड को देखकर हैरान थी, क्योंकि रेड डोर से वेपन सिर्फ एडन की रॉयल फैमिली ही बना सकती है। ये ब्लेड ये तो नकली है, पर ज्यादातर लोगों को इसके फर्क के बारे में पता ही नहीं। तो हमारा काम मस्त चल रहा है, और अब क्योंकि रॉयल फैमिली मर चुकी है असली ब्लेड्स बनेंगी ही नहीं। इसका हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। तुम तो हीरो हो ना, बाकी के हीरोज के वेपन कहाँ हैं? वो बहुत महंगे दाम में बिकेंगे। लेकिन एलिशा उन्हें कुछ भी नहीं बताती, तो वो अपने बंदों से कहता है कि वो इसे टॉर्चर करे और इन्फॉर्मेशन निकलने के बाद वो इसके साथ मजे कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्रन रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और नेल बच्चे को फीड कर रही थी, लेकिन तभी एक बंदा आकर उसके ऊपर बियर के लिए चिल्लाने लगता है, और जब वो उसे बियर देने जा रही थी तब वो उसे लात भी मार देता है। वहीं क्रन को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो उसे जो भी कहते थे वो चुपचाप कर देता था। इसके बाद जब वो बियर ला रही थी जानबूझकर कुछ लोग उसे गिरा देते हैं और उसे घसीट कर बाहर ले जाने लगते हैं। जब उनका मन भर जाता है वो वहां से जा रहे थे और उन दोनों को मारने के बाद उनकी बॉडी को भी साफ कर देता है। इसके बाद वो नेल के पास जाकर उसे बताता है कि लूना को फिर से भूख लगी है। आगे क्रन के पूछने पर वो बताती है कि उसे अपने फादर का नहीं पता है और वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी, लेकिन उसके साथ भी यही सब चीजें होती रहती थी और अब तो उसे अपनी माँ का चेहरा भी याद नहीं है। जब वो 12 साल की थी उसकी माँ गायब हो गई, जिसके बाद उन सभी का अब्यूज इसकी तरफ आ गया। इसकी वजह से उसके कई दांत टूट गए और वो एक कान से बहरी भी हो चुकी है। इसके बाद जब से वो काम से मिली उसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। बैंडिट्स भी अब उसे ज्यादा परेशान नहीं करते हैं और अब उसका काम सिर्फ बच्चों का ध्यान रखना है। लेकिन सिर्फ माँ ही दूध दे सकती है ना, तो तुम्हारा बच्चा कहाँ है? नेल उसे बताती है कि उसका भी एक बच्चा हुआ था, लेकिन पैदा होते ही वो मर गया। इसके बाद उसमें जीने की जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब उसे होश आया एक छोटा बच्चा दूध पी रहा था। इसके बाद पिलाने के लिए उसके पास और भी बच्चे आने लगे और इस तरह से वो नर्सिंग मेड बन गई। वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, लेकिन वो किसी और बच्चे को भूखा नहीं मरना देना चाहती। मैं ह्यूमंस पर ज्यादा भरोसा नहीं करता, पर तुम पर शायद कर सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ यहाँ से जाना चाहोगी? उसकी बातें सुनकर नेल हैरान थी और थोड़ी खुश भी, पर वो उसे याद दिलाती है कि वो भी एक स्लेव है और वो यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, और वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एलिशा को वो बैंडिट से एक ब्रिज के थ्रू लेकर जा रहे थे, जहाँ से नीचे वो एक बंदे को देखती है। वो भी एक स्लेव है, जिसे बैंडिट्स कहते हैं कि अगर वो पानी से वेपन को ले आता है तो वो उसे यहाँ से जाने देंगे। इस उम्मीद में वो पानी में कूद जाता है। ये देखकर एलिशा चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि वो जल्दी से बाहर आ जाए, क्योंकि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इसके अंदर मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कुछ सेकंड्स के बाद ही वो मॉन्स्टर्स उसे बाहर लेकर आते हैं और वो उसकी वाइफ के सामने ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये सब देखकर एलिशा दुखी थी, लेकिन वो सारे बैंडिट्स हंस रहे थे। 300 साल पहले फ्लड्स की वजह से मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ गए थे। उस जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो इनसे लड़ने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन वो भी इन्हें नहीं हरा पाया। तब तो ये जमीन पर थे, पर अब इस जगह पर पानी भर गया है, इन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। वहीं उस हीरो की फाइट के बाद उसका वेपन यहीं पर रह गया था, जिसे स्ट्रीम स्प्लिटर भी कहा जाता है। वो बैंडिट्स उसे आगे बढ़ने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन तभी उनके दूसरी तरफ कुछ और बैंडिट्स आ जाते हैं, जिनमें से एक सनकी बंदा ब्रिज के ऊपर कूदकर एलिशा के पास आ जाता है और वो उसके साथ ऐसी चीजें करना चाहता था जिससे वो रात भर चिल्लाएगी। ये सब सुनकर एलिशा को गुस्सा आ जाता है
और ना चाहते हुए भी वो क्लेविटस का कर्ज का शुक्रिया अदा करती है और अपने शोल्डर को डिसलोकेट करके अपनी हथकड़ियों से उसके सर को कुचल देती है और फिर उसके ब्लेड से ही रस्सी को काट कर नीचे कूद जाती है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से एलिशा और उस बैंडिट दोनों की ही मौत हो जाती है। एलिशा को मरा हुआ देखकर सारी बैंडिट्स डरने लगते हैं, क्योंकि अगर बॉस को इसके बारे में पता लगा तो वो उनकी खटिया खड़ी कर देगा। वहीं एलिशा अभी भी जिंदा थी, बस बॉडी के टूटने की वजह से अपनी गर्दन के नीचे वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी और उसका खून भी बहुत ज्यादा बह चुका था। तभी उसका ब्लड अचानक से ही फ्लोट करने लगता है और उसके सामने क्लेविटस का एक मिनी वर्जन आ जाता है। उसे इतना छोटा सा देखकर एलिशा हैरान हो जाती है। मेरा साइज इतना छोटा इसलिए है क्योंकि मैंने खुद को तुम्हारे अंदर ब्लड मैजिक से मैनिफेस्ट किया है। इसी ब्लड से तुम्हारी मॉर्टल बॉडी जिंदा है। अगर तुम्हारा सारा खून बह गया तो तुम मारी जाओगी, पर फिक्र मत करो, जब तक तुम मेरे काम की हो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। एलिशा उसे पूछती है कि उसने अभी तक उसे हील करना शुरू क्यों नहीं किया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हील कर दूंगा, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। मुझे लूना के लिए परफेक्ट नर्स मिल चुकी है। नेल को यहाँ पर अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, तो मैंने उसे एक बेहतर जिंदगी ऑफर की, पर मेल फिर भी मुझे मना कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ उसने ऐसा क्यों किया। ऐसा हो सकता है कि नेल को लगता है कि तुम भी एक स्लेव हो और अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाओगे, और इनके जैसे लोग किसी को भी जाने नहीं देते, और अगर कोई बचकर निकल भी जाता है बैंडिट्स उसे ढूंढकर मार डालते हैं, और क्योंकि वो यहीं पर पली बढ़ी है उसे बिल्कुल नहीं लगता कि वो इससे बचकर निकल सकती है। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? इसका मुझे एक ही अच्छा सोल्यूशन दिखता है, यहाँ की सभी बैंडिट्स को मार दो, तो नेल का पीछा करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर ह्यूमंस को पता लग गया मैं अपनी जगह पर नहीं हूँ, वो मेरे लैंड पर कब्जा करने लग जाएंगे। बेहतर होगा तुम इसे करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे हीरोज बैंडिट्स को तो मारते ही रहते हैं। और इससे पहले कि एलिशिया कुछ कहती, वो उसके बॉडी के अंदर वापस से ब्लड डालने लगता है, जिससे वो फिर से रीजेनरेट हो सके। वहीं जब बैंडिट्स नीचे पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि एलिशिया की बॉडी किसी ज़ॉम्बी की तरह आड़ी टेढ़ी घूम रही है। उसके बोन्स और टिश्यू वापस से रीअटैच हो रहे थे, जिसका दर्द एलिशिया पूरी तरह से महसूस कर पा रही थी। वहीं बैंडिट्स कंफ्यूज हो रखे थे, लेकिन जब तक वो जिंदा है वो उससे जबरदस्ती हेगेलिया की लोकेशन पूछ सकते थे। तो एक बैंडिट उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन एलिशिया बड़ी ही आसानी से उसकी कुटाई करके उसकी तलवार को छीन लेती है। ये देखकर बाकी के बैंडिट्स डर जाते हैं और वो उसके ऊपर साथ में हमला करने का डिसाइड करते हैं। तुम फिक्र मत करो, एलिशिया पहली ह्यूमन है जिसने मुझ पर स्क्रैच डाला था, उसे कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ नेल कार्म के पास वापस जाती है, जहां वो देखकर खुश थी कि वो अभी भी ठीक है, लेकिन इतनी चोट लगने के बाद भी वो काफी खुश दिख रही थी। तो नेल कहती है कि कार यहाँ पर बाहर से आई थी, लेकिन वो यहीं पर पली बढ़ी और उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी है। कार्म उसे कहती है कि वो ऐसी बातें नहीं कर सकती और उसे शक होने लगता है कि वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है। नेल कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो बस सोच रही थी बाहर जीने में कैसा लगता होगा, क्योंकि आज किसी ने उससे बाहर जाने के लिए पूछा था। लेकिन तभी कार्म उसे थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि वो ऐसे सपने देखना बंद करे। यहाँ के बैंडिट्स सिर्फ उन्हें ही स्लेव जैसा देखते हैं, और जब उनका मन भर जाएगा वो किसी को भी मारकर फेंक देंगे। तो अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें साथ में मिलकर रहना है, वो ऐसी बातें नहीं कर सकती। पर इससे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात का था कि उससे पहले नेल जैसी लड़की को बाहर जाने के लिए किसने पूछ लिया। उसी वक्त वहां पर ब्रोको पहुंच जाता है, जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उसे देखकर कार्म डर जाती है। वहीं ब्रोको यहाँ पर नेल को ले जाने आया था। कार्म उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बॉस के आगे कुछ भी नहीं कह पाती, और उनके जाने के बाद वो परेशान हो रखी थी, क्योंकि नेल के अलावा कोई और बच्चों को दूध नहीं पिला सकता। इसके बाद उसके पीछे से वहां पर क्रन आ जाता है, जिसे कार्म बताती है कि उसे दोबारा दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि नेल ने एक ऐसा सपना देखने की गलती की है जो कभी सच नहीं हो सकता। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? और जब कार्म उसकी आंखों में देखती है वो घबरा जाती है। दूसरी तरफ ब्रोको नेल को एक अंडरग्राउंड जगह पर ले जा रहा था, जिसे नेल ने पहले कभी भी नहीं देखा था। ब्रोको बताता है कि ये पहले एक बड़ा मैजिक ओर माइन हुआ करता था। मैजिक ओर के काफी यूजेस हैं, जैसे जिस लैंप को वो यूज कर रहे हैं उसमें मैजिक ओर को पीस कर डाला हुआ है और उसमें इंसेक्ट ऑयल मिलाया हुआ है। और एक बैंडिट बनने से पहले उसने अपना बहुत सारा समय मैजिक ओर की रिसर्च में लगाया था। तभी ब्रोको लैंप को बंद कर देता है और वहां पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। और जब ब्रोको दोबारा से लैंप ऑन करता है, उसके पीछे वही ट्रोल खड़ा था। मेरे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे मिक्सचर क्रिएट करने पर भी थे जिससे बैटी जैसे मॉन्स्टर्स को मैं कंट्रोल कर सकूं। इसी की वजह से मैं यहाँ का लीडर भी बन पाया, और लीडर के तौर पर जो तुमने कहा है मैं उसे माफ नहीं कर सकता। रॉके की ऑर्डर देने पर बैटी उसके पीछे भागने लगती है। वहीं नेल उसे भागते हुए सोच रही थी कि काश उसने वो हाथ पकड़ लिया होता। तभी वो अपने सामने लूना को देखती है और वो उससे माफी मांगती है, क्योंकि वो उसे दोबारा दूध नहीं पिला पाएगी।
तभी बैटी उसे पूरी तरह से खा जाती है, जिसे देखकर लूना रोने लगता है। पर क्लैन उसे समझाता है कि दुनिया इसी तरह काम करती है। वो चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन वो किसी का खाना नहीं छीनना चाहता था। वहीं वो ट्रोल को देखकर कंफ्यूज था, क्योंकि वो कभी भी किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। तभी ब्रोको बैटी को क्रन को भी खाने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन उसे देखकर बैटी की फटी पड़ी थी और वो डर के मारे नेल को भी उगल देता है। इसके बाद वो लूना और क्रन को वहां से दूर भेज देता है, ताकि उसके आखिरी लम्हों में उसके पास कोई ऐसा हो जो उसे खुशी देता हो। वहीं ब्रोको जब पीछे मुड़कर देखता है, वो ये देखकर हैरान था कि 2 लोग वहां से गायब। ब्रोको को लगता है कि उसने ऐसा किसी तरह का मैजिक यूज करके किया है, लेकिन क्लैन को तो ये भी नहीं पता कि मैजिक होता क्या है। पर ब्रोको को लगता है कि वो बस बहाने बना रहा है, और वो उसे एक ड्रग दिखाता है जिससे उसने मैजिक ओर्स, कुछ जड़ी बूटियां और पैरासाइट से बनाया था, जिससे वो ट्रोल्स के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, और वो इससे परफेक्ट करके ह्यूमंस को भी एक दिन कंट्रोल करना चाहता है। वो ड्रग को आग में डालकर उसका धुआं बना देता है, जिसकी वजह से बैटी फिर से उसके कंट्रोल में आ जाती है, और क्योंकि इससे सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है, अब बैटी क्रन के ऊपर हमला कर देती है। वहीं उससे मार खाते वक्त उसका दिमाग खराब हो रखा था, क्योंकि एलिशिया ने उसे मैजिक जैसी चीज के बारे में बताया ही नहीं। दूसरी तरफ एलिशिया अभी भी बैंडिट से लड़ ही रही है। उसने अभी तक 8 बैंडिट्स को मार दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं, और उसकी तलवार टूट भी चुकी है। इतने सारे बैंडिट्स को हराने के लिए उसे एक अच्छी तलवार चाहिए थी, तो वो उसी नदी की तरफ भागने लगती है। लेकिन वहां पहुंचने पर वो देखती है कि मॉन्स्टर्स पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे, तो अगर वो कूदी तो उसकी मौत पक्की है। तो वो लकड़ियों के बनाए हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ने लगती है, और जब बैंडिट्स उसका पीछा करते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं, वो रस्सियों को काटने लगती है, जिसकी वजह से ज्यादातर बैंडिट्स सीधा पानी में गिर जाते हैं। और जब वो सभी मॉन्स्टर्स खाने में बिजी थे, एलिशिया खुद को एक बैरल में छुपाकर नीचे जाने लगती है। ऑक्सीजन ना आने की वजह से उसे मरने का भी कोई डर नहीं है, उसे बस नीचे गिरने का इंतजार करना है, और फिर वो तलवार को ढूंढ सकती है। एलिशिया पानी में डूबती जाती है, पर क्योंकि वो मर नहीं सकती थी, सांस न आने की वजह से उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसका दिमाग सुन्न होता जाता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस तलवार तक पहुंचने के लिए उसे ये सब सहना ही होगा। तभी वो बैरल जमीन पर टकराता है, पर एलिशिया को सामने ही वो तलवार दिख रही थी। वो रिगेलिया को पाने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसे पकड़ते ही उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है, उसके सामने वही मॉन्स्टर अपनी आंखें खोलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो लेक के बॉटम में नहीं है, बल्कि एक बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर है। इसके बावजूद भी एलिशिया रिगेलिया को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोल देता है और पानी को अपने अंदर खींचने लगता है, जिसकी वजह से एलिशिया भी उसके मुंह के अंदर चली जाती है। पर किसी तरह उसने तलवार को भी पकड़ लिया था। एलिशिया उस तलवार को यूज करने लगती है और एक ही झटके में उस मॉन्स्टर के दांतों को काटकर उसके मुंह से बाहर आ जाती है। वो घायल हो रखी थी, लेकिन इस रिगेलिया की स्पेशलिटी पानी है, तो उसे यकीन है कि इसकी मदद से वो सही सलामत यहाँ से बाहर निकल सकती है। वहीं इस दौरान वो सोच रही थी कि वो हीरो हारा कैसे, क्योंकि उसके पास इतनी पावरफुल तलवार थी, और उसे लगता है कि इसकी वजह वही मॉन्स्टर है, जो कि एक एंशिएंट मॉन्स्टर है, जिसके बारे में उसने बस कहानियों में पढ़ा है, जो करोड़ों सालों से ही जिंदा रहते हैं। एलिशिया जैसे ही ऊपर पहुंचने वाली थी, छोटे मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन वो काटते हुए पानी के सरफेस पर पहुंच जाती है। बैंडिट्स जब उसे जिंदा देखते हैं, वो हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद एलिशिया के हाथों में उन्हें वही रिगेलिया दिखता है। पर उनके लिए शौक अभी खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आ जाता है, और बाहर आते ही वो आसपास के सभी बैंडिट्स को खाने लगता है। किसी तरह एलिशिया वहां से बच जाती है, पर उसे पता है कि वो एंशिएंट बीस्ट को नहीं हरा सकती। लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि वो बैंडिट्स के कैंप में है, और बैंडिट्स के साथ क्या होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहां से जाने ही वाली थी, तभी बचे खुचे बैंडिट्स उसके सामने आ जाते हैं और उससे मदद मांगने लगते हैं। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम जैसे लोगों को बचाऊंगी? जिसके बाद वो वहां से चली जाती है, और वो मॉन्स्टर उन बचे हुए बैंडिट्स को भी खा जाता है। एलिशिया को लगता है कि ये मॉन्स्टर्स उस पानी में ही रहते हैं, तो वो होपफुली यहाँ से बाहर नहीं आएंगे। पर क्लेविटस ने उसे बस सभी बैंडिट्स को मारने को कहा था, और टेक्निकली उसने वो कर दिया है। वहीं सभी बैंडिट्स को खाने के बाद वो मॉन्स्टर वापस से पानी के अंदर चला जाता है। तभी क्लान उससे बात करने लगता है। जितना मैंने सोचा था तुम्हें उससे ज्यादा मुश्किल हुई। ये सुनकर एलिशिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर उसे सब कुछ पता ही था तो उसने उसकी मदद क्यों नहीं की। तो क्लान बताता है कि असल में वो अभी ऐसी चीज से डील कर रहा है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता, और हम देखते हैं कि उसने बैटी को मार दिया है, और वो एलिशिया को अपने पास बुला रहा था ताकि वो उसकी क्लास ले सके। वहीं ब्रोको की फटी पड़ी थी, क्योंकि क्लान ने बैटी को बिना हाथ लगाए मार दिया
था, लेकिन भागते भागते उसे अपने सामने लूना दिखती है। वहीं एलिशिया क्लैन के पास पहुंच जाती है, लेकिन क्लैन उसे बताता है कि वो काफी ज्यादा लेट हो गई है। तभी उसका ध्यान उसकी नई तलवार पर जाता है। ये देखते ही एलिशिया उससे कहती है कि वो उसी तलवार को उससे न छीने, जिसके लिए क्लैन मान जाता है। आगे क्लैन उसे उस स्मोक के बारे में बताता है जिसका नॉर्मल जानवर और ह्यूमंस पर असर नहीं होता, पर डार्क बीस्ट पर होता है। यहाँ तक कि वो भी ढंग से सूंघ नहीं पा रहा है और उसके कान भी कब से बज रहे हैं। वो अपनी असली फॉर्म में आकर पूरे केव को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वो नहीं जानता कि लूना यहाँ पर है कहाँ। क्लैन एलिशिया से कहता है कि वो उस स्मोक के बारे में कुछ करे, लेकिन वो उसे बताती है कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकती। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि मैजिक का यूज कर सकते हैं, और मैजिक यूज करने के लिए भी आर्केनसाइट स्टोन्स की जरूरत पड़ती है। ये सुनके क्लैन फिर से उसे यूजलेस बुलाता है, जो सुनकर वो भड़क जाती है और कहती है कि जिन हीरोज को उसने मारा था उनमें से कुछ हीरोज मैजिक यूज कर सकते थे। लेकिन क्लैन कब का वहां से आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसे भी लग रहा था कि लूना अब तक मारी गई होगी। एलिशिया उससे पूछती है कि वो क्या करेगा अगर उसे लूना मरी हुई मिली। लूना के मरते ही ह्यूमैनिटी से मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास उन्हें जिंदा रखने की कोई वजह नहीं होगी। ये सुनकर एलिशिया का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि वो इंसानों को सिर्फ एक ही तरीके से सेफ रख सकती है, और वो है लूना को जिंदा रखना। आगे बढ़ने पर उसे खून के निशान दिखते हैं, लेकिन नेल इस हालत में नहीं थे कि वो क्रॉल करके भी कहीं जा सके, तो जरूर उसे कोई घसीट कर लेकर गया है। दूसरी तरफ हम रॉको को देखते हैं जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, पर नेल ने उसके कोट को पकड़ के रखा है और बार बार लात मारने के बाद भी वो उसे नहीं छोड़ रही, और वो अपने कोट को भी नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगा था। पर वो लूना को यहाँ से अपने साथ लेकर जाना चाहता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब वो लूना के पास पहुंचा था। वो एकदम से रोने लगता है, जिसकी वजह से उसका लैंटर्न एक्सप्लोड हो जाता है। ये देखकर रॉको समझ जाता है कि लूना के पास मैजिक टैलेंट बहुत ज्यादा है, और इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि वो खोया हुआ प्रिंस है और वो उसका यूज अपने फायदे के लिए करना चाहता है। तभी उसके सामने एलिशा आ जाती है, जिसे देखकर वो हैरान था और उसे पूछता है कि उसके बंदे कहाँ पर है। तभी क्लैन आ जाता है और उसे बताता है कि उसके सभी लोग किसी मॉन्स्टर का खाना बन चुके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके जैसे ह्यूमंस अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, अंत में वो किसी चीज का खाना ही बनने लायक है। तभी रॉको उन्हें धमकाने लगता है और कहता है कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़े तो वो लूना की उंगलियां काट देगा। पर क्लैन कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो चाहे कर सकता है। तभी एलिशा उसे चुप कराती है, क्योंकि भले ही वो उसे हील कर सकता है, पर फिर भी लूना को दर्द होगा। एलिशा उस तलवार को बाहर निकालती है और दीवार में फेंक देती है। उस रगेलिया को देखकर रोको हैरान हो रखा था, और एलिशा उसे कहती है कि वो एक हाथ से उसे नहीं निकाल पाएगा, तो बच्चे को रखकर वो तलवार लेकर यहाँ से चला जाए, लेकिन अगर उसने उस बच्चे को कुछ भी किया तो वो उसे खुद मार देगी। लेकिन ये सुनकर रोको हंसने लगता है। अगर एक हीरो अपने रगेलिया को ऐसे ही देने को तैयार है, यानी इस बच्चे की कीमत उस रगेलिया से कहीं ज्यादा है, यानी ये सच में प्योर ब्लड हाइडन रॉयल है। और वो इस बच्चे के बदले बाकी के रगेलिया की भी लोकेशन पूछता है, और क्लैन से ऑर्डर पाने के बाद वो उनकी लोकेशन बता देती है। लेकिन लोकेशन का पता लगते ही वो एक इनविजिबिलिटी पोशन का यूज करता है और लूना के साथ खुद को गायब कर लेता है। लेकिन उसकी चबड़ चबड़ बंद नहीं होती, जिसकी वजह से एलिशा को उसकी लोकेशन का पता लगता रहता है और वो उसके ऊपर अटैक करके उसके 2 टुकड़े कर देती है। लूना के रोने की आवाज से उन्हें उसका भी पता लग जाता है, और जैसे जैसे क्लैन पाउडर को हटा रहा था वो फिर से विजिबल होने लगती है। आगे एलिशा उससे नेल के बारे में पूछती है, क्योंकि इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी वो लूना को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसे बचाने के लिए मुझे डार्क ब्लड का यूज करना होगा, और जब तक मैं इसे ठीक करूंगा तुम्हें फिर से मरना होगा। एलिशा इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो जाती है, क्योंकि अब तो उसे मरने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। क्लैन एलिशा के अंदर से अपना डार्क ब्लड निकाल लेता है और क्लैन को पूरी तरह से ठीक कर देता है, जिससे उसका लुक भी काफी चेंज हो गया था। वो क्लैन से पूछती है कि क्या उसने उसे बचाया था। बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें जिंदा तो किया है, पर तुम्हें इस लड़की ने बचाया है। ये सच में बाकी ह्यूमन से कहीं ज्यादा टफ है। इसके बाद एलिशा फिर से जिंदा हो जाती है, और जिंदा होते ही वो अपनी तलवार को ढूंढने लगती है। इसके बाद क्लैन उसे लूना को पकड़ा देता है और कहता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन बाहर आते ही क्लैन एलिशा से रिगेलिया छीन लेता है और कहता है कि जब उसे उसकी जरूरत पड़ेगी वो उसे वापस कर देगा। तभी वहां पर नेल आती है, जो कि जाने की सारी तैयारियां कर चुकी थी। वहीं एलिशा ये देखकर हैरान थी कि वो इतना वजन कैसे उठा पा रही है, और उसे लगता है कि क्लैन ने उसके बॉडी पार्ट्स को किसी ताकतवर बंदे से रिप्लेस कर दिया है। वहीं एलिशा को अब एक तलवार की जरूरत थी, तो नेल उसकी रॉको के डेस्क के नीचे बहुत सारी तलवारें पड़ी हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है और क्लैन से वहां जाकर तलवार लेने की परमिशन मांगती है, और परमिशन मिलते ही तलवार लेने चली जाती है। अंदर उसे कुछ आर्मर पैसे और तलवार मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्लैन के ऊपर एक बंदा हमला कर देता है, और जब वो उस तलवार को ट्राई कर रही थी तभी क्लैन उड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है, और क्लैन रियलाइज करता है कि जितना उसने सोचा था ये शरीर तो उससे भी ज्यादा कमजोर निकला।
लेकिन इससे पहले कि वो उसे और कुछ बताता वहां पर गार्ड पहुंच जाता है। तभी अचानक से वो एलिशा के ऊपर हमला कर देता है, पर वो उसे डच कर लेती है। लेकिन उसका अटैक नहीं रुकता, वो हवा से उसके ऊपर लगातार हमला करता ही जाता है और एलिशा बड़ी मुश्किल से उसके अटैक्स को रोक पा रही थी। जिसके बाद पीछे हटकर वो एलिशा के ऊपर हवा से अटैक कर, जिसकी वजह से वो घर से बाहर उड़ते हुए जाती है और वो बंदा भी उससे लड़ने के लिए बाहर आ जाता है। तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, पर मेरा काम सिर्फ उस लड़के से है, तो अगर तुम चली जाती हो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। ऑब्वियसली एलिशा ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी और वो अपने दिमाग को क्लियर करके उसके ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन एन वक्त पर क्लैन उसे रोक देता है। और क्योंकि वो उसके ऑर्डर को रिफ्यूज नहीं सकती थी, उसकी बॉडी अपने आप ही वहां पर रुक जाती है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी लड़ाई वाले मोड में था। तो क्लैन उसे मुक्का मारकर होश में ले आता है और बताता है कि अगर उसने उसे ना रोका होता तो उसके लात ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते। और उसे बताता है कि इस आदमी ने उन पर हमला एक गलतफहमी की वजह से किया है। गार्क सेल में यहाँ पर रॉको को ढूंढते हुए आया था, क्योंकि उसे पता लगा था कि यहाँ पर कोई इंसान ट्रोल को कंट्रोल कर रहा है और उसे नेल से बिल्कुल ट्रोल जैसी खुशबू आ रही है। तो उसे लगा कि क्लैन ही वो बंदा है जिसके बारे में उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी। ये सुनकर उसे सारी बातें समझ में आ जाती हैं और वो नेल को यहाँ से दूर भेज देता है। जिसके बाद वो एलिशा को बताता है कि वो असल में एक डार्क बीस्ट है और एक इल्यूजन से उसने अपना शेप ह्यूमन जैसा बना रखा है। और जहां तक उसे पता है सिर्फ एक ही डार्क बीस्ट है जो कि इस लेवल का इल्यूजन मैजिक परफॉर्म कर सकती है, और वो है लॉर्ड ऑफ द वेस्ट, सेफ थियर। लेकिन उसकी क्लैविटिस के साथ बिल्कुल नहीं बनती, तो वो उसके पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता। गार्क उससे पूछता है कि वो है कौन और वो इतना सब कुछ कैसे जानता है। कैन उसे बताता है कि वो क्लैविटिस का एक सर्वेंट है। जिसके बाद गार्क भी अपने असली फॉर्म में आ जाता है और बताता है कि जैसे क्लैविटिस ह्यूमंस को खत्म करना चाहता है, वैसे ही ज़थायर भी इसके बारे में सोच रही है और वो ज़थायर का सर्वेंट है। जिसके बाद वो क्लैन से कहता है कि वो भी अपने डार्क बीस्ट होने का सबूत दे, तो वो अपनी एक पूंछ को रिवील कर देता है। वहीं इतने सारे इन्फॉर्मेशन की वजह से एलिशा का दिमाग फटने लगा था। एक मिनट, क्लैविटिस के अलावा और डार्क बीस्ट हैं जो कि ह्यूमंस का डिस्गाइज ले सकते हैं और उनकी तरह बात कर सकते हैं। क्लैविटिस के अलावा भी डार्क बीस्ट हैं, तो हम हीरोज आखिर इससे क्यों लड़ने गए? एलिशा के दिमाग का सूप बनता हुआ क्लैन नोटिस कर लेता है और उसे बताता है कि ज्यादा डार्क बीस्ट नहीं है जो कि ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं या फिर उनकी भाषा बोल सकते हैं, तो इसे इतने सोचने की जरूरत नहीं है। और उसे बताता है कि ज़थायर के अलावा ह्यूमंस के बारे में ज्यादा डार्क बीस्ट सोचते नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से वो बहुत कमजोर हैं और उनकी भाषा बोलना भी उनके लिए बेइज्जती की बात है। जिसके बाद गार्क उससे पूछता है कि वो एक हीरो के साथ क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो उनके दुश्मन है। ये एक ह्यूमन तो है, पर अभी मेरे कंट्रोल में है और इसके जरिए मैं ह्यूमंस के बारे में जान रहा हूँ, और बाकी दो ह्यूमंस का भी यही काम है। और अब तुम बताओ, ज़थायर ह्यूमंस को मारने के बारे में क्यों सोच रही है? उसे तो बस उन्हें देखना पसंद है, और यहाँ तक कि ऑर्क्स तो उसे पूछते भी हैं। गार्ड बताता है कि कुछ दिन पहले कुछ डार्क बीस्ट के बच्चे चोरी हो गए और वहां पर उसे एक पोर्शन मिला, तो ज़थायर ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ह्यूमंस की दुनिया में भेज दिया। और अगर ये सच निकला कि ह्यूमंस डार्क बीस्ट के बच्चे चुरा रहे हैं, तो वो खुद सभी ह्यूमंस को खत्म कर देगी। थोड़ी देर सोचने के बाद क्लैन को लगता है कि डार्क बीस्ट की किडनैपिंग और बैंडिट्स के बीच में कुछ लेना देना है, क्योंकि रात को कार्व ने उसे बताया था कि जो भी बच्चा यहाँ पर पैदा होता है उनके टैलेंट की वजह से कुछ लोग उसे खरीद लेते हैं, और ब्रोक लूना के साथ भी यही करना चाहता था। उसे लगता है कि डार्क बीस्ट की किडनैपिंग और ह्यूमंस बच्चों को खरीदना ये किसी तरह मिला हुआ है, और जिस टैलेंट को ये लोग ढूंढ रहे हैं वो शायद मैजिक है। एलिशा को लगता है कि ये काम विजिट्स का है, जो कि वॉर में मैजिक को टूल्स की तरह यूज करते हैं। विजिट्स ने कुछ सालों में लड़ने का तरीका ही बदल दिया है, और अब कौन सी साइड वॉर जीतेगी ये इस पर डिपेंड करता है कि किसके पास ज्यादा पावरफुल विजिट्स हैं। और जिसने वॉर में सबसे पहले विजिट्स का यूज किया था वो है जनरल ट्रेल, जिसे ड्रैगन स्लेयर के नाम से भी जाना जाता है, और ये वही आदमी है जिसने एलिशा के फादर की जान ली थी। दूसरी तरफ जनरल ड्रोल की आर्मी 5 सोल्जर्स के साथ हाइडन के रूम्स की तरफ जा रही है ताकि वो उसे कैप्चर कर सके, और एस्लिन की आर्मी उन्हें रोक रही है, पर उनके पास सिर्फ 6000 सोल्जर्स हैं और ना के बराबर विजिट्स, और रीइंफोर्समेंट्स को आने में भी कम से कम 3 दिन लगेंगे। लेकिन उनके कमांडर के पास एक प्लान है। हाइडन का वेस्ट गेट छोटा है और ईस्ट में बड़ा, तो अगर वो वेस्ट गेट से अंदर जाते हैं तो उन्हें उसकी आर्मी से लड़ने का मौका मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए हाइडन की आर्मी की मदद चाहिए होगी। उनकी हालत के बारे में उसने पहले ही लेटर भेज दिया है, पर अंदर के सोल्जर्स से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। क्या ये बात सच है क्लैविटिस ने हाइडन की रॉयल फैमिली पर अटैक कर दिया है? अगर ट्रेल यहाँ पर आया है तो ये बात सच ही है, वो जरूर हाइडन के रॉयल फोर्स को ढूंढने आया है। अगर वो फॉर्ज ट्रेल के हाथ लग गया तो हमारे मैजिक वेपन्स भी खत्म हो जाएंगे। वो फॉर्ज एक बहुत पुराना मैजिक आइटम है, और जो भी मैजिक के ऊपर रिसर्च करता है वो उसे पाना चाहता है।
तभी उन लोगों को खबर मिलती है कि हाइडन का ईस्ट गेट खुल चुका है और उसे खोलने वाला एक विजिट है जिसका नाम मे है, जो कि ड्रेल के सबसे पावरफुल विजिट्स में से एक है। वो ड्रेल को बताता है कि यहाँ पर सच में क्लेविटिस ने हमला किया था और उन्होंने पूरी रॉयल फैमिली के मारे जाने को कंफर्म कर लिया है, सिर्फ एक को छोड़कर, 6 महीने का रॉयल प्रिंस, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा। वहीं कुछ बैंडिट से उसे खबर मिली है कि उनके पास एक छोटा बच्चा है और उसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल क्राउन प्रिंस जैसा है, और ड्रेल उससे कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा दे, बस किसी तरह उस बच्चे को उसके पास लेकर आए। दूसरी तरफ क्लैन और बाकी सब एक टाउन के पास में रुके हुए हैं, जहाँ पर नेल सभी के लिए कॉफी बनाती है, और जब क्लेन उसे पीता है वो उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद नेल उस बंदे के बारे में पूछती है, क्योंकि जब वो वापस आई थी वो अचानक से ही गायब हो गया। विजर्ड्स और मैजिक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद गार्ड रिपोर्ट देने ज़ैप्थियर के पास चला गया है, तो वो शायद ही उससे मिलने वाले हैं। पर क्लेन उससे कहता है कि अगर वो उससे मिले भी तो वो उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तभी एलिशिया टाउन से पूछताछ करके वापस आ जाती है। वो उसे बताती है कि हाइडन की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। किंग के मरने के बाद बॉर्केट ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। एस्लिन ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो फेल हो गए। लेकिन क्लेन को समझ नहीं आता कि एस्लिन हार्डन को क्यों बचाना चाहता है। एलिशिया बताती है कि एस्लिन और बॉर्केट किंगडम काफी समय से आपस में लड़ रहे हैं और एस्लिन उनसे मैजिक में पीछे है, इसलिए वो नहीं चाहते कि बॉर्केट के हाथ वो जिसे हाइडन की रॉयल फैमिली वेपन बनाया करती थी। और हाइडन में कोई विजिट नहीं है जो कि उस फॉर्ज को ऑपरेट कर सके, क्योंकि किंग ने वहां पर मैजिक को बैन कर दिया था। तभी नेल एलिशिया को भी कॉफी देती है, जो कि उसे भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इस दुनिया में कॉफी बहुत ज्यादा रेयर है। इसके बाद नेल लूना को दूध पिलाने ले जाती है और एलिशिया उसकी तारीफ करने लगती है, जो सुन के क्लेन को लगता है कि वो उसे पसंद करती है और वो उसे किसी भी प्रकार की चुम्मा चाटी करने से मना करता है। ये सुन के एलिशिया उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी और उसे मेन इशू पर ध्यान देना चाहिए। अगर बॉर्केट स्वॉर्ड्स को ले भी आते हैं तो बिना रॉयल ब्लड के वो फॉर्ज को ढंग से यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हाइडन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पर इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस लूना को किंग बनाना है। एलिशिया उसे समझाती है कि अगर बॉर्केट ने वहां पर कब्जा कर लिया तो लूना कभी भी किंग नहीं बन पाएगा, और हाइडन के रॉयल ब्लड बहुत ज्यादा रेयर होता है तो लोग उसे देखते ही पहचान जाएंगे। और प्योर ब्लड हाइडन के ब्लड के अंदर आर्किनसाइड्स को रिफाइन करने का सीक्रेट होता है, इसलिए उन्होंने ड्रैगन स्लेयर ड्रेल को इन सब का लीडर बनाया है, जो कि लूना को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ड्रेल और उसके फादर दोस्त हुआ करते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उसे दुनिया का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन कहा जाता था। तो एक दिन अचानक से ही डेल उनके पास आ गया और उनकी जान ले ली, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि सबसे बेहतर स्वॉर्ड्समैन वो है। पर वो यहीं पर नहीं रुकता, ड्रेल उनके घर को भी जला देता है। ये सब देखकर एलिशिया को गुस्सा आ जाता है और वो अपने फादर की तलवार उठाने वाली थी, लेकिन उसका फादर उसे रोक देता है, क्योंकि अगर उसने तलवार उठा ली तो ड्रेल उसे भी मारने से जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। और वो मरते वक्त उससे कहता है कि वो बदले के पीछे ना जाए, बल्कि एक ऐसी हीरो बने जो लोगों को बचाती है। और एलिशिया क्लेन से कहती है कि अगर वो अपने प्लान को सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहता है तो उसे हार्डन को बचाना ही होगा। इसके लिए क्लेन तैयार हो जाता है और एलिशिया भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर क्लेन उसे मना कर देता है, क्योंकि अगर लोगों को पता लगा कि एक बीस्ट के साथ ह्यूमन काम कर रहा है तो उसका प्लान फेल हो सकता है, और अगर विजर्ड सच में बीस्ट के बच्चों को चुरा रहे हैं तो वो इस हक से वहां पर इंटरफेयर कर सकता है और इससे उसे विजर्ड्स की ताकत का भी पता लग जाएगा। मैं जानता हूं कि तुम अपने फादर का बदला लेना चाहती हो, पर यह तुम्हारी लड़ाई नहीं है। वैसे भी तुमने अपने फादर से वादा किया था कि तुम बदला नहीं लोगी। मेरे फादर ने कहा था कि ड्रिल से लड़ने की वजह से वॉर छिड़ सकती है और ऐसा कोई हीरो नहीं करेगा, पर मैंने कब का हीरो बनना छोड़ दिया है। वैसे भी मैं बस एक जिंदा लाश हूं जो कि डार्क ब्लड पे चल रही है, तो मैं अपने फादर का बदला ले सकती हूँ। तुमने हीरो बनना छोड़ दिया? तुम्हारे हिसाब से एक हीरो क्या होता है? तुम भले ही खुद को हीरो ना समझती हो, पर मुझे यकीन है कि तुम नेल के लिए एक हीरो हो। तुम्हारी ही वजह से उसकी जिंदगी इतनी बेहतर हुई है। एलिशिया रियलाइज करती है कि वो सच कह रहा है और पीछे रहने के लिए मान जाती है, जिसके बाद क्लेन ट्रांसफॉर्म होकर बॉर्केट की आर्मी की तरफ जाने लगता है। वहीं बॉर्केट की आर्मी ने हाइडन के एक और किले को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं आजलिन के सोल्जर्स अभी भी उनका पीछा ही कर रहे हैं और उनके पीछे पीछे वो बंदा भी है जो कि लूना को ढूंढता हुआ हाइडन किंगडम में गया था। दूसरी तरफ एलिशिया और नेल उस टाउन पर पहुंच जाते हैं जहां लोग भीड़ एक बैंडिट को मार रही थी और वो रॉको का साथी था। वहीं नेल अभी भी उन बैंडिट से डरती थी, तो एलिशिया उसे वहां से ले जाती है। वहीं उस शहर के लोगों ने जो भी बैंडिट दिखा था उन्हें फांसी पर लटका दिया है, लेकिन जो भी उनके आसपास हो रहा है वो उससे काफी परेशान हो गए हैं। पहले क्लेविटिस का अटैक, फिर बॉर्केट की आर्मी का अटैक और अब एक जायंट ऑक्टोपस मॉन्स्टर, और वो लोग कसम खाते हैं कि वो खुद ही अपने टाउन को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ फिलिश नेल से कहती है कि वो उसे हीरो कहकर ना बुलाए, और जैसे ही वो इनके अंदर जाते हैं तो बंदे उनसे पूछताछ करने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों के पास हथियार थे। और तभी उनकी माँ वहां आ जाती है और कहती है कि जिस तरह की चीजें चल रही हैं लोगों के पास हथियार होना नॉर्मल है, और अपने बच्चों को डांट लगाने लगती है और अपना नाम कारी बताती है। वो उस बच्चे को देख के पहचान जाती है कि वो हाइडन का प्योर ब्लड है।
वो उनसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और उनके जवाब पर ही डिसाइड होगा कि वो उनके साथ क्या करेंगे। एलिशा कहती है कि वो उस बच्चे के गार्ड्स हैं और किसी भी हाल में वो उस बच्चे को बचाना चाहते हैं। कारी को उनकी स्टोरी पर यकीन हो जाता है और कुछ पैसों के बदले वो उन्हें एक रूम दे देती है और वो अपने बेटों से कहती है कि वो उनका सामान ऊपर पहुंचा दे। पर जब वो नेल का सामान उठाने लगते हैं वो उन्हें बहुत ज्यादा भारी लगता है और जो नेल अकेले उठा रही थी उसे उठाने के लिए 2 हट्टे कट्टे मुंडंडे लगते हैं। इसके बाद वो रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां खिड़की से एक स्पाइडर उन्हें देख रहा था जिससे कि मे कंट्रोल कर रहा है और हम देखते हैं कि वो अपने सोल्जर्स और इंसेक्ट्स के साथ टाउन के बाहर पहुंच चुका है। वहीं नेल और एलिशिया लूना के पहले दांत को देखकर बड़े खुश हो रहे थे। तभी कारी उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने आती है। एलिशिया जब नीचे खाना खाने जाती है, सभी लोग क्लेविटस और हीरोज की लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे, जहां सबके सब हीरोज की बेइज्जती करने में लगे हैं और कहते हैं कि हार्डन में जो कुछ भी हुआ है सबके जिम्मेदार हीरोज ही हैं। एलिशा रियलाइज करती है कि यहाँ पर हीरोज की कोई इज्जत नहीं है और वो चुपचाप खाना लेकर ऊपर जाने लगती है। तभी खिड़की से कोई चीज अंदर आती है जो कि ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाती है। इसके बाद मे वहां आता है और बताता है कि ये कोई ऑर्डिनरी इंसेक्ट नहीं है, ये डार्क बीस्ट फॉरेस्ट से आया है, तो इसकी ताकत कई डार्क बीस्ट के बराबर है। एक बंदा ये सब डर के वहां से बाहर चला जाता है, पर मे ने पहले ही उस पूरे एरिया को कीड़ों से घेर दिया था, तो बाहर जाने के बाद वो उन्हीं कीड़ों का खाना बन जाता है। मे उन्हें बताता है कि उसने पूरे टाउन को चारों तरफ से घेर लिया है, तो जब तक उसका मिशन पूरा नहीं हो जाता कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। कैरी उससे पूछती है कि वो है कौन, तो वो बताता है कि वो ड्रेल की आर्मी का सुप्रीम विजर्ड है और वो यहाँ पर ये कंफर्म करने आया है कि जो हाइडन का बच्चा यहाँ पर है उसमें रॉयल ब्लड है या फिर नहीं। तभी एलिशा को नेल के चिल्लाने की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि मे ने पहले ही वहां पर अपने सबऑर्डिनेट को भेज दिया था जिसका नाम ने है, जिसने बेड फ्रेम की मदद से नेल को दीवार में दबा रखा है। ने के अटैक की वजह से लूना रोने लगता है। वहीं नेल कंफ्यूज्ड हो रखी थी कि वो सेकंड फ्लोर पर पहुंच कैसे गई। ने उसे बताती है कि वो बॉर्किट आर्मी के एक पावरफुल विजर्ड है और आयरन से बनी किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकती है और इसी तरह वो एक्स को रिपेल करके यहाँ पर पहुंच गई। इसके बाद मे लूना को एक मेडिसिन खिलाने लगती है जिसकी वजह से अगर किसी के पास मैजिक टैलेंट होता है तो उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन अगर कलर चेंज नहीं होता तो इसकी वजह से वो मर सकता है। वो जबरदस्ती लूना को उसे खिलाने लगती है और नेल उसे रोकने के लिए चिल्ला रही थी और उसकी आवाज सुन के एलिशिया उसकी तरफ जाने लगी है, लेकिन तभी मे इंसेक्ट से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो ये देखकर हैरान था कि हाइडन के बच्चे के साथ एक फीमेल स्वॉर्ड्समैन थी, पर उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बस उसे मारना चाहता था। वहीं लूना अभी तक उस मेडिसिन को नहीं खा रहा था और नेल अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से निकलने की कोशिश कर रही है, पर ने उससे कहती है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अपनी पावर से बुल्स को भी रोक सकती है और जिस बेड फ्रेम से उसने उसे दबा रखा है उसे हटाने के लिए तो 2 बुल से भी ज्यादा ताकत लगेगी। लेकिन तभी नेल को गुस्सा आ जाता है और वो बेड फ्रेम को धक्का दे देती है जिससे वो सीधा घर के बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ एलिशिया भी उसके अटैक से बच चुकी थी और वो इंसेक्ट्स को लात मारकर नीचे गिरा देती है। ये देखकर मैं समझ जाता है कि आखिर एलिशिया है कौन। वहां पहुंचने पर एलिशा देखती है कि उसने ने को हरा दिया था और किसी तरह बेड फ्रेम्स को नीचे भी फेंक दिया है। एलिशा उसे बताती है कि ये सब लोग लूना के पीछे हैं, तो जब तक क्लैन वापस नहीं आ जाता हमें इनसे बचना होगा। लेकिन तभी उनके सामने बहुत सारे बग्स आ जाते हैं, पर एलिशा नेल से कहती है कि वो उस पर भरोसा रखे और नीचे कूद जाए, और जैसे ही वो दोनों नीचे कूदते हैं एलिशा सभी बग्स को काट देती है। तभी ने को होश आ जाता है और वो एक्स को उनके तरफ फेंकती है, लेकिन वहां पर बग्स इतने सारे थे कि वो एक्स उन्हीं को लग जाती है और वो रियलाइज करती है कि इतने सारे बग्स के बीच में उसकी पावर कोई काम नहीं आएगी, तो उसे इसके बारे में मे को बताना होगा। वहीं वो इस चीज से अभी तक हैरान थी कि इसने बेड को इतनी दूर कैसे फेंक दिया। वहीं बाहर वो दोनों देखते हैं कि बग्स उनका पीछा नहीं कर रहे थे, यानी उन सबको सिर्फ होटल को घेरने का ऑर्डर मिला है। उन्हें लगता है कि जंगल में जाकर वो सभी बग्स से बच जाएंगे, पर जैसे ही वो जंगल में जाते हैं वहां पर और भी ज्यादा बग्स थे। एलिशा बार बार अपनी टेक्निक को यूज नहीं कर सकती थी, तो वो इन सभी बग्स को नहीं मार पाएगी। इसीलिए नेल के साथ वो ऐसी जगह को ढूंढने लगती है जहां वो बग्स अंदर ना घुस पाएं। दूसरी तरफ मेनार्ड नेनट को बताता है कि वो दोनों यहाँ से बचकर भाग चुके हैं और वो मेडिसिन को भी टेस्ट नहीं कर पाई। लगता है हमने कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो पीले बाल वाली लड़की एक हीरो है। जब जनरल जेरिल ने उसके फादर के साथ लड़ाई की थी मैं वहीं पर था। एक हीरो एक आम बच्चे के साथ ट्रैवल क्यों करेगा? यानी हम बिल्कुल सही बच्चे को ढूंढ रहे हैं और अब हमें टेस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और उन सबको टॉर्चर करने के ख्याल से वो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था। इसके बाद वो टाउन के सिटीजन्स को एक जगह पर इकट्ठा करता है। बुलेट की आर्मी ने हमें यहाँ पर इकट्ठा क्यों किया है? तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कीड़ों से हमें डरा दोगे? हम सबके पास हथियार है, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो आगे बढ़ो, पर उससे पहले ये बताओ तुम इस कंट्री में क्या कर रहे हो? मैं उनसे कहता है कि वो उनकी कंट्री में जबरदस्ती नहीं घुसे हैं, बल्कि उन्हें डार्क बीस्ट किंग से बचाने आए हैं। वो पहले ही एक बार हमला कर चुका है और अगर उसने दोबारा हमला किया तो उससे वो लोग खुद को नहीं बचा पाएंगे। टाउन वाले उसे पूछते हैं कि वो खुद तो यहाँ पर इतने सारे बग्स को लेकर आए हैं, ऊपर से उन्होंने उसके एक साथी को भी मार दिया। पर मैं कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। वो यहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स को ढूंढते हुए आए हैं, जिनमें से एक लड़की उन 13 हीरोज में से एक है, जिसकी वजह से हडन का ये हाल हुआ है। और वो उन सभी को उसके साथ काम करने को कहता है ताकि वो एलिशा को पकड़ सकें।
दूसरी तरफ बुलेट की आर्मी एक रिवर के पार जा रही थी और डेल को पता लग जाता है कि वहां पर पहले से ही एस्विन की आर्मी मौजूद है और वो उन्हें बाहर आने को कहता है। तभी एस्लिन आर्मी का कमांडर रॉड उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस नदी को पूरी तरह से जमा देता है। इसकी वजह से सभी सोल्जर्स के पैर जम जाते हैं और एस्विन की आर्मी बुलेट की आर्मी के ऊपर भारी पड़ने लगती है, जबकि उनके नंबर्स बहुत ज्यादा कम हैं। वहीं रॉड को देखकर ड्रेल पहचान जाता है कि वो हीरो रॉयस का डिसेंडेंट है और उसके हाथ में जो वेपन है उसका नाम फ्रॉस्ट फ्लावर है, जिसकी मदद से हीरो रॉयस ने एक बार डार्क बीस्ट की सभी आर्मी को हरा दिया था। तुम अभी भी इसकी ताकत को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाए हो, इसलिए तुमने जगह जगह पर विजर्ड्स खड़े किए थे जिन्होंने इस नदी का तापमान कम कर दिया और तभी तुम इसे जमा पाए। रॉड ड्रेल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ड्रेल आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद रॉड अपने अगले अटैक से उसके घोड़े को पूरी तरह से जमा देता है, जिसकी वजह से उसे नीचे उतरकर रॉड से लड़ना पड़ता है। दोनों की टक्कर बिल्कुल बराबरी की लग रही थी, लेकिन तभी ड्रेल अपनी तलवार की पावर्स एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक ड्रैगन का पंजा आ जाता है और इसकी मदद से वो रॉड को घायल कर देता है। अपने कमांडर को नीचे गिरा हुआ देखकर एस्लिन की आर्मी भी उसकी मदद करने जाने लगती है, लेकिन ड्रेल उनके ऊपर भी अटैक करने लगता है और वो एस्लिन की आर्मी के साथ साथ अपनी आर्मी को भी वहां से उड़ा देता है। और वो कहता है कि जो लोग दुनिया की जंजीरों को नहीं तोड़ सकते और यहाँ से आगे बढ़ने लायक ताकतवर नहीं है, उन्हें दुनिया के पार जाने का कोई हक नहीं है। रॉड कंफ्यूज हो रखा था कि आखिर वो कहना क्या चाहता है और वो किन जंजीरों के बारे में बात कर रहा है, तो ड्रेल उसे बताता है कि उसका गोल हीरोज के लेजेंड्स को डिस्ट्रॉय करना है। उन्हीं लेजेंड्स की वजह से वो ऐसे अपोनेंट से लड़ने जाते हैं जिन्हें हराना नामुमकिन है और वो उसी चीज को बदलना चाहता है। ड्रेल रॉड को जिंदा छोड़कर वहां से चला जाता है क्योंकि वो एक वर्गीय अपोनेंट था और अब तक वो भी समझ गया होगा कि वो ड्रेल को नहीं हरा सकता। ड्रेल अपनी आर्मी के साथ वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर क्लेविटस पहुंच जाता है। साउथ के बीस्ट लॉर्ड को देखकर उन सब की डर के मारे बुरी हालत हो जाती है। उसे देखकर क्लेविटस पहचान जाता है कि वही ड्रेल है। जिस मैजिक को तुम यूज कर रहे हो वो कहाँ से आया है? कोई ह्यूमंस और डार्क बीस्ट के बच्चों को चुरा रहा है और इसका लेना देना उस मैजिक से है जिसे तुम यूज करते हो। तुम सच में सिर्फ ये मुझसे क्वेश्चन पूछना आए थे? मुझे लगा था कि लॉर्ड ऑफ द बीस्ट को कुछ और काम भी होगा। अगर मेरी टेरिटरी में कोई घुसपैठ करता है तो उसे सजा देना मेरा काम है, यही इस दुनिया का लॉ है। ड्रेल उसे पूछता है कि उसे किसने हक दिया इस दुनिया के लॉ को डिसाइड करने का, लेकिन उसकी बकर बकर से क्लेविटस को गुस्सा आ चुका था और वो उसे अपनी टेल से उठाकर हवा में ले आता है। मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगे, इसलिए मैंने ये स्पेल बनाई है ताकि मैं तुम्हें सील कर सकूं। जिसके बाद वो प्रिजन ऑफ डार्क फ्लूइड स्पेल को कास्ट करता है और उसकी बॉडी सेक्रीफाइस होकर ब्लड में बदल जाती है, जो क्लेविटस को चारों तरफ से गिर लेता है। जब सारी चीजें खत्म होती है, वहां पर सिर्फ ड्रेल की तलवार बची थी और उसका खून जिसने क्लेविटस को घेर के रखा है। लेकिन ड्रेल मरा नहीं था। स्पेल को कास्ट करने से पहले उसने अपनी कॉन्शियस को तलवार में डाल दिया था और अब उसके पास कोई इंसानी शरीर नहीं है, बल्कि उसका शरीर स्वॉर्ड के मैजिक से बना है और उसे लगता है कि एक डार्क बीस्ट लॉर्ड भी उसके स्पेल से नहीं बच सकता। जिसके बाद वो क्लेविटस को वहीं मरने के लिए छोड़कर अपनी आर्मी के साथ जाने लगता है। वहीं एलिशा और नेल छुपने की जगह ढूंढ रहे थे, तभी एलिशा को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और हम देखते हैं कि टाउन के सभी लोग उन दोनों को ढूंढने निकल पड़े हैं। सभी गांव वाले बचपन से ही यहाँ पर रहते थे, तो उन्हें उन दोनों को जंगल में ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता। वो सारी मची हुई तबाही के लिए हीरोज को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और कहते हैं कि हीरोज ने कभी ज्यादा कुछ किया नहीं, बस वो उनके टैक्स के पैसों से गुलछरे उड़ाया करते थे। लेकिन नेल कहती है कि वो एलिशा पर भरोसा करती है क्योंकि उसी की वजह से वो वहां पर खड़ी है। उनके बार बार बुलाने के बाद भी एलिशा और नेल बाहर नहीं आते तो एक बंदा घर के साथ उन्हें भी जलाने जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर पीट आकर उसे रोक देता है। ये जगह हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, तुमने इसे जलाने के बारे में सोच भी कैसे लिया? हम बाहर के किसी भी इंसान की हर बात क्यों मानेंगे? वो घर के पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो इस टाउन के डिफेंस का इंचार्ज है और अगर एलिशा चुपचाप बाहर आती है तो वो किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। वो बस उससे कुछ सवाल करना चाहता है। तो एलिशा वहां से बाहर आ जाती है। मार्क देखता है कि उसके पास उसका रिगेलिया नहीं है। क्या तुमने पैसों के लिए उसे बेच दिया? एलिशा बताती है कि ऐसा नहीं है, क्लेविटस की लड़ाई के समय उसका रिगेलिया गुम हो गया था। ये सुनकर मार्क समझ जाता है कि सभी हीरोज बहुत बुरी तरह से हारे होंगे। अगर तुम यहाँ पर अपनी तलवार को बेच कर आई होती, मैं तुम्हें खुद ही मार चुका होता, लेकिन तुम हार कर आई हो। पर मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें क्या लगता है, हमें हीरोज भेजते रहना चाहिए ताकि हम दुनिया को बड़ा कर सकें, या फिर जहाँ है वहीं पर चुपचाप रहना चाहिए? एलिशा उस दिन को याद करती है जब वो क्लेविटस से लड़ रही थी और जब क्लेविटस ने उसे हवा में उछाल दिया था, उसने डार्क बीस्ट के आगे की भी दुनिया देखी थी जो कि गोल थी और उसका कोई अंत नहीं था। इसीलिए वो चाहती है कि उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करते रहना चाहिए, वरना वहां पर क्या है उन्हें कभी नहीं पता चलेगा। और ये सब उसने एक ऐसे इंसान से सीखा है जो कि उसे बहुत घटिया तरीके से ट्रीट करता है, लेकिन अगर वो उससे ना मिली होती तो उसकी दुनिया को देखने का नजरिया कभी ना बदलता। और अब क्योंकि वो जानती है कि दुनिया असल में कितनी बड़ी है, वो उसके बारे में और जानना चाहती है। ये सुन के मार्क उससे कहता है कि वो यहाँ से जा सकती है, लेकिन जब वो गांव वालों के साथ वहां से जा रहा था तब ने सेंटपीड पर बैठकर वहां पर मेनार्ड आ जाता है और मार्क के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के एलिशा उस सेंटपीड के टुकड़े टुकड़े कर देती है, लेकिन मेनार्ड उसे बचने में कामयाब होता है और वहां पर उसने अपने बाकी के बग्स को भी बुला लिया है। एलिशा सभी विलेजर्स को हट के अंदर जाने को कहती है और वो खुद बाहर रहकर उनसे लड़ने लगती है,
लेकिन ये सब कुछ मिनाट के लिए एक मनोरंजन की तरह था, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे बग्स भी हैं जो कि जहरीले हैं। और जब वो इन बड़े बग्स को काट रही थी, एलिशा ने उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और उनमें एक ऐसा मकड़ा भी है जिसका जहर उसके खून को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सुनकर एलिशा घबरा जाती है, क्योंकि वो उसी ब्लड की वजह से जिंदा है जो कि क्लेविटस ने उसे दिया था। मिनाट पहले हीरोज को बहुत पसंद किया करता था, लेकिन बचपन में एक आग के अंदर उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई और हीरोज ने कुछ भी नहीं किया, और वो तब से ही उनसे नफरत करता है। पॉइजन की वजह से उसका शरीर कांपने लगता है, लेकिन वो बग्स आना बंद ही नहीं होते। वो उनसे लड़ी रही थी, तभी वो क्लेविटस का सर देखती है, जो उसे कहता है कि जो भी वो कर रही है जल्दी खत्म करे, उसे उसकी मदद की जरूरत है। वहीं एलिशा जब सारे बग्स से लड़ रही थी, कुछ छोटे छोटे बग्स क्रैक्स के जरिए विलेजर्स के भी पास जाने लगते हैं, तो वो उन्हें अपने पैरों से कुचल देते हैं और जो भी उन्हें आसपास सामान मिलता है छोटे छोटे क्रैक्स को उससे ढकने लगते हैं। तभी मेनार्ड एक बड़े से स्कॉर्पियो को समन करता है और उससे एलिशा पर अटैक करके उसे पानी में फेंक देता है। ये देख के क्लेविटस समझ जाता है कि वो पॉइजन उसके ब्लड के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन वो उसके मैजिक ब्लड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। पर उस पॉइजन ने एलिशा की हीलिंग को रोक दिया है, तो अब वो अमर नहीं है। वहीं पूरे जंगल में लार्वा ही लार्वा भरे हुए हैं जो कि लकड़ी को खा रहे हैं, और वो विलेजर्स देखते हैं कि वो उनके छतों को भी खाना शुरू कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं काफी सारे टाउन के लोगों के साथ वहीं पर थी। तुम मिनाफ के साथ उस हीरो के पीछे क्यों नहीं गई? मैं कहती है कि जब वो लड़ाई करता है वो आसपास की हर चीज को तबाह कर देता है और वो भरी जवानी में मरना चाहती। मेनार्ड बताता है कि वो लार्वाज एक सेंचुरी में एक बार पैदा होते हैं, जो कि पूरे एरिया की साइकिल को ही बदल देते हैं, और वो उन्हें अपने मैजिक से कंट्रोल कर रहा है। और क्योंकि यहाँ के लोग लकड़ी पर ही डिपेंड करते हैं, तो एक बार जंगल खत्म हो गया तो वो भी नहीं बचेंगे। ये सब सुन के एलिशा पानी से बाहर आती है, लेकिन वो देखती है कि काफी सारे लार्वा ककून के अंदर है और कुछ सेकंड्स के अंदर ही उनमें से सैकड़ों मॉब्स बाहर आते हैं और सीधा एलिशा के ऊपर अटैक करने जाते हैं। एलिशा उनसे लड़ने लगती है, लेकिन उनके पंखों के ऊपर कुछ अजीब सा डस्ट था, जिसकी वजह से एलिशा को देखने में दिक्कत हो रही थी। मिनार्ड इस मौके का फायदा उठाता है और स्कॉर्पियन से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो वहां से बचने की कोशिश करती है, लेकिन सभी इंसेक्ट्स उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं और एलिशा को वहां से बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। क्लेन जानता है कि अगर वो उसकी मदद नहीं करेगा तो वो यहाँ पर मारी जाएगी, तो वो अपनी शैडो से स्ट्रीम स्प्लिटर को बाहर निकालता है। मिनार्ड देखता है कि वो तलवार रेगेलिया जैसी दिख रही थी। क्लेन एलिशा से कहता है कि वो इन सभी इंसेक्ट्स को पानी के जैसा देखे और एक ही झटके में इन्हें खत्म कर दे। एलिशा एक तलवार के स्विंग से वहां मौजूद सभी इंसेक्ट्स को खत्म कर देती है। सभी इंसेक्ट्स की मौत टाउन में बैठे लोग भी देख पा रहे थे और ने को यकीन नहीं होता कि ऐसा कोई इंसान भी है जो कि मिनार्ड के सभी इंसेक्ट्स को एक झटके में मार सकता है। वहीं सभी इंसेक्ट्स के मरने की वजह से उसका मैजिक जेमस्टोन टूटने लगता है, यानी अब वो अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकता। एलिशा उसके टकले पर मार के उसे बेहोश कर देती है। वहीं लड़ाई की वजह से एलिशा बहुत ज्यादा थक चुकी थी और वो वहां पर बेहोश हो जाती है। जब तक नेक एलिशा के पास आती है, वो देखती है कि क्लेन वहां पर पहले से ही मौजूद था, लेकिन वो असल में बस उसका क्लोन है। एलिशा से पूछती है कि कम से कम उसने डल को तो हरा दिया, सारी प्रॉब्लम की जड़ तो वही है। उसके पास किसी डार्क बीस्ट लॉर्ड की पावर है और उसे हराना आसान नहीं होने वाला। इसके बाद हम हेडन किंगडम को देखते हैं, जहां के 80% सर्वाइवर्स को सेफ बंकर्स में पहुंचा दिया गया है, लेकिन लूना की मां अभी भी वहीं मौजूद है, क्योंकि वो अपने बेटे को ढूंढे बिना वहां से नहीं जाना चाहती। एक बुढ़िया उससे पूछती है कि उसे कैसे पता कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है, तो वो बताती है कि वो फौज अभी भी चल रही है, यानी उसे यूज करने वाला अभी भी मौजूद है। वो तो पहले ही यहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि हीरोज डार्क बीस्ट को नहीं हरा पाएंगे। इसके बाद वहां पर फैबियो आता है और बताता है कि डल के पास 500 की आर्मी थी, लेकिन एसलिन की आर्मी में सिर्फ 6000 लोग थे, तो वो उनके सामने नहीं टिक पाए। लेकिन एसलिन के हारते ही वहां पर क्लेविटस आ गया, जिसने डल की आधी आर्मी को तो खत्म कर दिया, लेकिन एंड में डल ने किसी स्फेयर में उसे कैद कर दिया है और डल अपनी बची हुई आर्मी के साथ उन्हीं की तरफ आ रहा है। आज तक कोई भी डार्क बीस्ट लॉर्ड को हरा नहीं पाया था, तो टलो समझ नहीं आता कि ड्रिवल ऐसा कैसे कर पा रहा है। फैबियो को लगता है कि ड्रिवल एक पुराना हीरो है और उसके पास हेडन का बनाया हुआ वेपन है, शायद इसी वजह से वो क्लेविटस को हरा पाया। पेलू कहती है कि वो एक हीरो कहलाने के लायक नहीं है और वो डल के वेपन को तोड़ना चाहती है, क्योंकि उनके पास हैमर ऑफ किंग्स है, जिससे रेगेलिया को बनाया भी जा सकता है और उन्हें तोड़ा भी जा सकता है। वहीं डल अपनी आर्मी के साथ हेडन के काफी करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ टाउन के लोगों का नजरिया हीरोज के प्रति बिल्कुल ही बदल गया है और वो फिर से उनकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। एलिशा ने से डल के बारे में पूछती है कि वो किस डार्क बीस्ट के साथ मिला हुआ है, लेकिन ने को इस बारे में कुछ नहीं पता था और उसे लगता है कि वो पगला गई है।
लेकिन क्लेन को पूरी तरह से यकीन है कि डल किसी डार्क बीस्ट लॉर्ड से ही मिला हुआ है, क्योंकि सिर्फ वही है जो कि डार्क ब्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। डल मेरे सामने एक मच्छर की तरह है, लेकिन अगर उसके पीछे एक डार्क बीस्ट लॉर्ड का हाथ है तो चीजें थोड़ी मुश्किल होंगी। लेकिन अगर सच में एक डार्क बीस्ट लॉर्ड मेरे पीछे आ रहा है तो इसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी। एलिशा उसे पूछती है कि वो अपनी असली बॉडी को छोड़कर क्यों आ गया है, लेकिन क्लेन उसे बताता है कि वो अपनी असली बॉडी को छोड़कर नहीं आया है, बस वहां पर एक चीज है जो कि उसके शैडो में छुपी हुई है। अगर उन सबको लगेगा कि उन्होंने उसे हरा दिया है तो वो बिना किसी फिक्र के कहीं भी जा सकता है, और डल को हराने से पहले वो ये पता लगाना चाहता है कि इन सब के पीछे आखिर है कौन। तभी नेक खड़ी होती है और कहती है कि वो सिर्फ हाइडन की फौज का यूज करना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें प्रिंस की जरूरत थी। जिसके बाद वो अपने गॉन्टलेट को बाहर निकाल के उस पर अपने मैजिक का यूज करने लगती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वो दोनों भाई लूना और नेल को लेकर आ रहे थे, लेकिन काठ के चक्कों में लोहा था, तो नेह सबसे पहले तो उन दोनों भाइयों को मार देती है। जिसके बाद वो काठ के साथ नेल को लूना के साथ ले जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उस कैरेज में क्लेन आ जाता है। चलो सारथी, रथ को ड्यूएल की तरफ ले चलो। और हमें पता चलता है कि ये सब असल में उन्हीं का प्लान था और उन्होंने जानबूझकर ऐसा कैरेज बनाया है जिसे नेक कंट्रोल कर सकती है। एलिशा उसे याद दिलाती है कि उसकी तलवार लोहे की नहीं है, तो अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा करती है तो वो उसे मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। वहीं जब वो लोग वहां से जा रहे थे, टाउन के लोग उन्हें बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ये देखकर क्लेनो से चिढ़ाते हुए पूछता है, थोड़ा बहुत हीरो वाला काम करके अच्छा लग रहा है तुम्हें? ये सुन के एलिशा उस पर चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि उसने सच में हीरो वाला काम किया है। वो सब ठीक है, पर इसमें मैंने तुम्हारी मदद की है। नेल कहती है कि एलिशा बिल्कुल वैसे हीरो है जैसा उसने कहानियों में पढ़ा था, और उसे यकीन नहीं होता कि लूना एक प्रिंस है, और इसलिए उसे लगता है कि शायद उसे लूना को छूना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो एक आम इंसान है। तुम्हारी ताकत इससे डिसाइड नहीं होती कि तुम कहाँ पर पैदा हुई हो, तुम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो, और अगर लूना की माँ तुम्हें एक नौकर जैसा समझेगी तो तुम उसे मार देना। तुम्हारा दिमाग खराब है, हम प्रिंसेस को ऐसे ही नहीं मार सकते। तुम्हें लगता है कि ऐसी हरकतें करके तुम उसकी एडवाइजर बन जाओगे? हाँ बिल्कुल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्लेन एलिशा से कहता है कि उसे अकेला ही ड्यूएल से लड़ना होगा क्योंकि वो खुद को दूसरों के सामने नहीं लाना चाहता, जिसके लिए वो तैयार हो जाती है क्योंकि उसे अपना पुराना बदला भी लेना है। कुछ देर में ही वो सिटी में पहुंच जाते हैं जहां पर अटैक शुरू भी हो चुका है और डल प्रिंसेस की तरफ बढ़ रहा है। ये देखते ही एलिशा ने का हाथ घुमाती है और कैरेज को ड्यूएल की तरफ मोड़ देती है। वहीं प्रिंसेस अपनी आर्मी के साथ ड्यूएल से लड़ने के लिए तैयार है। टलो अपनी आर्मी को याद दिलाती है कि उनके वेपन लगभग उसके रेगेलिया जितने ताकतवर हैं, तो वो ड्यूएल से लड़ सकते हैं। उसकी आर्मी उसे चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन ड्यूएल के सामने वो सब बस कीड़े मकोड़े थे। तभी पीछे खड़े आर्चर्स उसके ऊपर तीर चला देते हैं, लेकिन वो सभी अटैक से बच जाता है और खुद को एक तलवार में बदल लेता है। उन्हें नहीं पता कि यहाँ हो क्या रहा है, तो सारे शील्ड होल्डर्स प्रिंसेस को बचाने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ड्यूएल के सामने नहीं टिक पाते और एक ही स्विंग में वो उन्हें अपने रास्ते से हटा देता है और प्रिंसेस को उसकी गर्दन पकड़कर उठाता है। तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन तुम कभी भी किंग नहीं बन सकती। टलो जानती थी कि वो किंग नहीं बन सकती क्योंकि उसमें रॉयल ब्लड नहीं है। किंग सिर्फ वही बन सकता है जिसमें सबसे पावरफुल रॉयल ब्लड हो, और डायरेक्ट वंश के खत्म होने के बाद रिलेटिव किंग बन सकते हैं, लेकिन ड्यूएल ऐसा नहीं होने देगा। टलो जानती है कि हैमर के एक अटैक से उसका वेपन डैमेज हो सकता है, लेकिन किसी को ड्यूएल का ध्यान भटकाना होगा। तभी वहां पर एलिशा आती है। ये सब देख के टलो कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन ये उसके लिए बेस्ट मौका था और वो अपने हैमर से उसके वेपन पर स्ट्राइक करती है। लेकिन ऐन वक्त पर ड्यूएल और एलिशा के वेपन आपस में टकरा जाते हैं और प्रिंसेस को समझ नहीं आता कि उसका हैमर उसके वेपन से लगा भी था या फिर नहीं। वहीं नेल और क्लेन दूर से ही उन दोनों की लड़ाई को देख रहे थे। नेल को एलिशा की फिक्र होने लगती है, पर क्लेन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हारती है या जीतती है। ड्यूएल और जो भी उसके साथ मिला हुआ है वो हाइडन के फौज के पीछे है, तो वो उनसे पहले उस तक पहुंचना चाहता है और इसीलिए वो अपने साथ लूना को लेकर आया है। और क्लेन पहले से ही जानता है कि फौज कहाँ पर है और वो वहां पर पहुंच जाता है। वो आसानी से दीवार को तोड़ सकता था, लेकिन क्योंकि उसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी थी तो नेल से कहता है कि वो पत्थर को धक्का दे, लेकिन नेल को नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकती है। तो क्लेन उसे बताता है कि जब उसने उसे हील किया था तब उसने एक ट्रोल की पावर उसके नन्हे मुन्ने हाथों में डाल दी थी, तो यानी वो सबसे ताकतवर ट्रोल से भी ज्यादा ताकतवर है। तो नेल उस दीवार को हल्का सा धक्का देती है, लेकिन उसकी ताकत हद से ज्यादा थी, तो वो हल्का सा दिया हुआ धक्का उस पत्थर को उड़ता हुआ भेज देता है
और वो सीधा वहां पर जाता है जहां फौज को प्रोटेक्ट करने वाली आर्मी खड़ी थी, और वो सब के सब एक झटके में ही निपट जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मेरी केडी अचानक से ही 10 की हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तुम्हारा वहम होगा। जिसके बाद वो उन सभी सोल्जर्स को अपनी शैडो के अंदर खींच लेता है और क्लेन लूना के हाथ को उस फौज के सामने रखे सील पर रखता है। दूसरी तरफ गार्क वहां पर पहुंचता है जहां क्लेविटिस की बॉडी थी, पर उसे समझ नहीं आता कि वो स्फेयर से बाहर क्यों नहीं आ रहा और उसे खींच के लात मारता है, लेकिन वो स्फेयर 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिलता। तभी वहां पर रे आ जाता है, तुम मैजिक से उड़ सकते हो ना, तो क्या तुम मुझे हेडन ले जा सकते हो? वहां पर ड्रिवल पहुंच चुका होगा। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तुम्हें पिटता हुआ मैंने देख लिया था, तो फिर से तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो? लेकिन फिर भी मैं हेडन की फौज को उसके हाथों से जाने नहीं दे सकता। अगर ये ड्रिवल को मिल गया तो वो मैजिक का यूज करके पूरी दुनिया को बदल सकता है। ये सुनकर गार्क को जेवियर की बात याद आती है, जिसने उसे बताया था कि मैजिक की वजह से दुनिया में कुछ बुरा होने वाला है। गार्क सोचता है कि वो क्लेन की तरह अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक ह्यूमन की मदद ले सकता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि अगर रोट ने उसके किसी भी काम में दखल अंदाजी की तो वो उसे मार डालेगा। इसके लिए रोट मान जाता है, जिसके बाद वो ऐसे ही मैजिक का नाम लेने का नाटक करता है और अपने हाथों को विंग्स में बदल लेता है। ये देखकर रोड को लगता है कि वो मैजिक का यूज करके उड़ रहा है। वहीं लूना के हाथ रखने के बाद भी फर्ज का दरवाजा नहीं खुल रहा था, जो देख के वो कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि वो तोड़ के अंदर नहीं जा सकते, तो वो ऊपर से देखने जाता है। लेकिन फर्नेस से इतनी हीट बाहर आ रही थी कि कोई भी नॉर्मल बीस्ट राख में बदल जाएगा, लेकिन क्लेविटिस बीस्ट लॉर्ड है, वो चाहे तो आग में बैठकर भजिए भी तल सकता है। तो वो सीधा नीचे कूद जाता है। वहीं बाहर नल के सामने एक अजीब सा आदमी आता है और जब वो देखती है कि वो है कौन, उसे देखकर वो डर जाती है। इसके बाद हम क्लैन को देखते हैं, जिसे आधे रास्ते में पता लगा था कि वो इतनी आग में भजिया नहीं तल सकता था, तो वो एक ईंटे की शैडो में छुप गया जिसे उसने रास्ते में गिरा दिया था। वो फर्ज की पावर्स को देखकर हैरान था, जो कि यूज में ना होते हुए भी इतनी ज्यादा गर्म है। वो अंदर उसे चेक करना चाहता था, लेकिन उसे पता है कि वो अंदर गया तो वो वापस नहीं आ पाएगा। तभी क्लैन देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है और नल नीचे गिरी हुई है। तभी रूम के कोने से हाइडैन का किंग बाहर आता है और उसने अपने सर को हाथ में पकड़ा हुआ था। दूसरी तरफ एलिशिया अभी भी ड्रेल से लड़ रही है, लेकिन ड्रेल उसके ऊपर भारी पड़ रहा है और कहता है कि वो अपने फादर जितनी अभी स्ट्रांग नहीं हुई है। डल उसे अपने अटैक से पीछे धक्का देकर वापस से फौज की तरफ जाने लगता है। वहीं एलिशिया उड़ती हुई ड्रेल के सोल्जर्स के पास जाती है, लेकिन उसके पास फालतू के लोगों के साथ लड़ने का समय नहीं था और जैसे ही उसकी नजर ड्रेल पे जाती है वो उसकी तरफ जाने लगती है। ड्रेल वापस से उसी दीवार पर पहुंच जाता है जहां पर क्वीन के सोल्जर्स उसके ऊपर तीरों से अटैक कर देते हैं, लेकिन वो ड्रेल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। पर इससे एलिशिया को उस पर अटैक करने का मौका मिल जाता है। वो राइजिंग स्वॉर्ड स्लैश से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन इस टेक्निक को ड्रेल ने ही ईजाद किया था, तो वो आसानी से उसे ब्लॉक कर देता है और ड्रेल बहुत सारे स्लैशेस से एलिशिया के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ड्रेल ये देखकर हैरान था कि एलिशिया के हाथ पैर अभी भी उसकी शरीर से जुड़े हुए हैं। तुम तो सच में कमाल की हो, जैसा कि स्वॉर्ड मास्टर की बेटी को होना चाहिए। एलिशिया उसे बकवास बंद करने को कहती है और पूछती है कि उसने उसके फादर को क्यों मारा था। तुम्हारे फादर और मैं एक ही स्कूल में तलवारबाजी सीखते थे और जब हीरो बनने की बात आई हम एक दूसरे के अपोनेंट बने। लगता तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे ड्रैगन स्लेयर क्यों कहा जाता है और तुम्हारे फादर ने हीरो बनना क्यों छोड़ दिया। 25 साल पहले डल और मार्गो एक टूर्नामेंट में आमने सामने खड़े थे और जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा उसे पहला रेगिलिया मिलेगा जो कि किंग ने बनाया है। उस वक्त भी वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से पूरी ताकत से लड़ते हैं। मार्गो इस मैच को जीत जाता है और डल इस बात से दुखी था कि वो हीरो नहीं बन पाएगा, लेकिन वो फिर भी मार्गो को कंग्रेचुलेट करता है। टूर्नामेंट को जीतने के बाद उसे स्वॉर्ड मास्टर का टाइटल मिलता है और साथ ही वो रेगेलिया भी। जैसे ही वो तलवार तुम्हारे हाथ में आएगी तुम एक हीरो बन जाओगे। तुम्हें इस किंगडम को प्रोटेक्ट करना होगा, डार्क बीस्ट से लड़ना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इन सब चीजों के लिए मार्गो हाँ कहता है और जब वो तलवार को बाहर निकालता है वो उसकी ताकत को महसूस कर पा रहा था। पर किंग उसे बताता है कि रेगेलिया अभी भी इनकम्प्लीट है, तो उसे खुद ही उसे कंप्लीट करना होगा। मार्गो को समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहता है, तो किंग उसे बताता है कि सभी रेगेलिया में सोल्स होती हैं और जिस चीज को भी वो सबसे पहले मारेगा उसकी सोल उस तलवार के अंदर ट्रैप हो जाएगी, तो उसे अपने पहले टारगेट को सोच समझकर चुनना होगा। इसके कुछ समय बाद वो दोनों एक ढाबे में बैठे हुए थे जहां मार्गो डल को बताता है कि वो एक पार्टी बनाकर नॉर्दर्न ड्रैगन की तरफ जाएगा, क्योंकि वो अपनी तलवार का पहला शिकार उस ड्रैगन को बनाना चाहता है। लेकिन नॉर्दर्न ड्रैगन का नाम सुनते ही डल उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो डार्क बीस्ट लॉर्ड बॉडियन के सर्वेंट्स हैं और अगर उन्होंने उस पर हमला किया तो वो बीस्ट लॉर्ड गुस्सा हो जाएगा। लेकिन मार्गो उसे समझाता है कि अगर वो डीमन किंग को हराना चाहते हैं तो उन्हें ड्रैगन की सोल को तो ट्रैप करना ही होगा।
तुम सच में उस घटिया ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहते हो? 1000 सालों में आज तक उसे कोई पूरा नहीं कर पाया। हीरोज डार्क बीस्ट से लड़कर उन्हें हराते हैं। ये सब बस कहानियां हैं, लेकिन ड्रेल भी जानता है कि अगर वो कहानियां सच हैं तो सिर्फ मार्गो ही है जो डार्क बीस्ट लॉर्ड को हरा सकता है। इसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन कुछ अजीब से लोगों से टकरा जाते हैं। मार्गो ड्रेल को बताता है कि ये सब मैजिशियंस हैं और हाइडन की कहानी के हिसाब से हीरोज हाइडन के वेपन की मदद से डीमन किंग्स को हराएंगे, लेकिन मैजिशियंस की कहानी के हिसाब से हीरोज उनसे मैजिक सीखेंगे और वो अपने मैजिक का यूज करके डीमन किंग्स को हराएंगे। इसके बाद डल और मार्गो अपनी टीम के साथ ड्रैगन से लड़ने पहुंच जाते हैं, लेकिन जितना उन्होंने सोचा था ये उससे ज्यादा मुश्किल निकलता है, क्योंकि वो ड्रैगन अपने एक अटैक से ही उनकी पूरी पार्टी को खत्म कर देता है। ड्रेल मार्गो से कहता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए, पर मार्गो से याद दिलाता है कि वो ड्रैगन उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है उसे हराने का। मार्गो ड्रेल से कहता है कि वो अपनी राइजिंग ड्रैगन टेक्निक का यूज करे और इसकी मदद से डल मार्गो को उस ड्रैगन की पेट पर पहुंचा देता है, जहां पर मार्गो उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है, जिसे वो सीधा जमीन पर आ गिरता है। मार्गो ने उस ड्रैगन के विंग्स को जख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकता और अब मार्गो अकेला ही उस ड्रैगन के साथ लड़ रहा था और उसकी फाइट को देखकर डल को लगने लगता है कि मार्गो सच में उस ड्रैगन को हरा सकता है। लेकिन जब वो अपने फाइनल अटैक के लिए जा रहा था, एक पत्थर पर उसका पैर फिसल जाता है और उस ड्रैगन के लिए वो मिलीसेकंड ही काफी थे। वो मार्गो के ऊपर अटैक करके उसके पैर को ही काट देता है और मार्गो समझ जाता है कि अब वो हीरो नहीं बन सकता। लेकिन ऐन वक्त पर मार्गो ने अपनी तलवार को डल की तरफ फेंक दिया था, लेकिन इतना करते ही वो ड्रैगन उसके पैरों से उसे दबा देता है। डल रेगेलिया को पकड़ के उस ड्रैगन की गर्दन को काट देता है। कुछ देर बाद ही वो रेगेलिया ड्रैगन की सोल को अब्सॉर्ब करने लगता है और वो रियलाइज करता है कि वो तलवार कितनी ज्यादा ताकतवर है। तभी डल को अपने पीछे डार्क बीस्ट लॉर्ड की प्रेजेंस फील होती है और उसकी डर के मारे फटी पड़ी थी। कुछ समय बाद वो खून से सना हुआ उठता है, लेकिन फिर भी उसका शरीर पूरी तरह से ठीक था। इसके बाद वो मार्गो और वो एक सर्वाइवर के साथ वापस सिटी में आ गए और मार्गो ने हीरो बनने का सपना छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी बितानी शुरू कर दी। इन सब के बाद डल को लोग ड्रैगन स्लेयर बुलाने लगे, लेकिन इन सब की वजह से डल को यकीन हो गया था कि वो सारी कहानियां झूठी हैं और सच्चाई उन सब से छुपाई जा रही है, जिसे सिर्फ हाइडन के किंग ही जानते हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैजिक वो चीज है जो कि लोगों से छुपाया गया है? उस समय के बाद से जो आवाजें मेरे कानों में गूंज रही हैं, वो मुझे यही बता रही हैं। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। डल अपनी मेमोरी सी पावर्स का यूज करके एक डेड ड्रैगन के स्केलेटन को समन करता है। ये देखकर प्रिंसेस हैरान हो जाती है, क्योंकि इन पावर्स के बारे में सिर्फ पुरानी किताबों में लिखा हुआ है। वो ड्रैगन एलिशिया के ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और डल उसके ऊपर बैठकर फर्ज की तरफ जाने लगता है। लेकिन इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी एलिशिया ठीक ठाक थी। ठीक ठाक से मेरा मतलब था कि उसका हाथ और पैर टूट चुका है, लेकिन क्लैन के ब्लड की वजह से वो ठीक हो जाती है, लेकिन इसका दर्द अभी भी बहुत ज्यादा होता है। एलिशिया उनके मेंटल लिंक से क्लैन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और बताती है कि ड्रेल फर्ज की तरफ ही जा रहा है। चुप हो जाओ, मेरे सामने बहुत कमाल की चीज हो रही है। हाइडन का किंग लूना को फर्ज में फेंकने वाला है। तभी प्रिंसेस एलिशिया के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या बाकी की हीरोज भी जिंदा हैं। एलिशिया उसे बताती है कि उसे छोड़कर बाकी सभी हीरोज मर चुके हैं, लेकिन ताला ये जानकर खुश थी कि कम से कम एक हीरो जिंदा है जो कि ड्रेल का सामना कर सकता है। एलिशिया ताला को बताती है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है और वो अभी उसके साथी के पास है, लेकिन अभी उसे जल्दी वहां जाना होगा क्योंकि ड्रेल भी उसकी तरफ बढ़ रहा है। ताला कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। एलिशिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो जगह बहुत खतरनाक होने वाली है, लेकिन प्रिंसेस अपने बेटे को छोड़कर चुपचाप यहाँ नहीं बैठ सकती थी, तो एलिशिया भी उसे मना नहीं कर पाती। दूसरी तरफ फर्ज का दरवाजा धीरे धीरे बंद होता है और सरकटा लूना को भट्टी की तरफ ले जा रहा था। वो फर्ज के मास्टर से बात करता है और लूना को एक ऑफरिंग की तरह सौंपता है। उसके इतना कहते ही वो फर्ज खुल सी जाती है और जमीन पे चीजें भी बदलने लगती हैं। क्लैन फर्ज के अंदर एक पत्थर फेंकता है जो कि अंदर जाने से पहले ही राख में बदल जाता है, तो क्लैन किंग को रोकता है। क्या ये तुम्हारा असली ग्रैंडसन नहीं है? भला तुम इसे मारना क्यों चाहते हो? क्या ह्यूमंस अपने लोगों को ऐसे ट्रीट करते हैं? किंग कहता है कि उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि वो फर्ज ही उसे कंट्रोल कर रही है। जो भी यहाँ का किंग बनना चाहता है उसे पहले राख में बदलना होता है और उस राख से ही दोबारा किंग पैदा होता है। सालों से ऐसा ही चला आ रहा है। पहले नामकरण किया जाता है और इस राख के अंदर डाल के उसका असली नाम रखा जाता है, ताकि वो फर्ज की किसी भी कमांड को ठुकरा ना पाए। और उसने लूना का नाम टॉट रखा था, लेकिन इसे फर्ज के अंदर अभी मार्क नहीं किया गया है, तो ये अपनी मर्जी से आग में नहीं जाएगा, इसलिए वो खुद लूना को अंदर डाल रहा है। यानी तुम भी इस फर्नेस के अंदर गए थे और राख में बदलकर तुम्हारा फिर से जन्म हुआ, और यही वजह है कि तुम्हारा शरीर अभी भी चल रहा है। किंग बताता है कि उसने अपने बेटे को इसके बारे में पहले ही बता दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपना रास्ता खुद चुने और खुद उस फर्ज के अंदर जाए, लेकिन डर के मारे उसके बेटे ने अपनी जान ले ली और वो ये रिस्क लूना के साथ नहीं लेना चाहता। इसके बाद किंग लूना को फर्ज के अंदर डाल देता है और वो भी पूरी तरह से जल जाता है। दूसरी तरफ ड्रेल अपने ड्रैगन पर फर्ज की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ प्रिंसेस की वजह से एलिशिया बहुत धीरे जा रही थी, तो वो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर दौड़कर फर्ज की तरफ जाने लगती है। रास्ते में प्रिंसेस एलिशिया को बताती है कि मरने से पहले उसके हस्बैंड ने कहा था कि सभी असली हीरोज जा चुके हैं और जो अब हीरोज उनके पास हैं वो कभी भी 20 लॉर्ड्स को नहीं हरा सकते।
वो उससे पूछती है कि वो इसके बारे में इतना श्योर कैसे है और ये हीरोज का लेजेंड आखिर शुरू कब हुआ था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और बस उसकी तरफ मुड़कर स्माइल करता है। इससे प्रिंसेस समझ जाती है कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि हाइडन के किंग ही जानते हैं, यानी उसका फादर इन लॉ जानता था कि वो 13 हीरोज क्लेविटस को नहीं हरा पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन सबको भेज दिया। एलिशिया सोचती है कि अगर हीरोज का कोई लेजेंड ना भी होता तब भी वो उस क्वेस्ट पर जरूर जाती, क्योंकि ह्यूमंस का ये डिजायर है कि वो नई चीजों को देखना चाहते हैं और उन्हें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो किसी भी चीज के लिए नहीं रुकेंगे। दूसरी तरफ क्लैन ने लूना को बचा लिया था। असल में जब क्लैन ने किंग के हाथ को पकड़ा था उसी वक्त उसने अपनी शैडो से उसे रिप्लेस कर दिया था, और क्योंकि वो फर्ज के कमांड को पूरा नहीं कर पाया था उसकी बॉडी फर्ज के अंदर चली जाती है। और अब क्लैन ये सोचने लगता है कि लूना को पाने के लिए वो फर्ज क्या करने वाला है। तभी वो फर्ज क्लैन के ऊपर लावा फेंकने लगता है, लेकिन वो अपनी पावर से उसे ब्लॉक कर रहा था। अगर तुम इस बच्चे को चाहते हो तो उस फर्ज से बाहर आओ। ये सुन के फर्ज का मास्टर अपने असली फॉर्म में बाहर आता है, जिससे फर्ज की सीलिंग भी टूट जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर ड्रेल अंदर जाने लगता है और एलिशिया भी प्रिंसेस को छोड़कर जाने लगती है। वो जानती है कि वो उस तक समय पर नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन तभी उसके ऊपर से गार्ड जाता है जो कि रॉड को सीधा ड्रेल के ऊपर फेंक देता है। रॉड अपने होली वेपन को एक्टिवेट करके उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि उस ड्रैगन के आर पार चला जाता है, लेकिन ड्रेल ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था और वो उसे उड़ता हुआ दूर भेज देता है। ड्रेल रॉड को मारने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर एलिशिया उसके ऊपर अटैक कर देती है। ये देख के रॉड उसके साथ टीम अप कर लेता है, क्योंकि अकेले वो ड्रेल को नहीं हरा सकते। अगर तुम्हारे जैसे 10 भी आ जाएं तब भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। तभी उसके फोरहेड पर 2 और आंखें आ जाती हैं, जिससे उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं। उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो दोनों दूर जाते हैं। ड्रेल एलिशिया के ऊपर अटैक करता है, लेकिन रॉड भी उसके अटैक में फंस जाता है। वो दोनों उसकी स्पीड और पावर को देख भी नहीं पा रहे थे और वो एलिशिया के कंधे को घायल कर देता है। एलिशिया रॉड से कहती है कि वो अपने आइस अटैक का यूज करे, तो वो एक बड़े से आइस लांस को ड्रेल के ऊपर फेंकता है, जिसे ड्रेल डच कर लेता है, लेकिन वो बस एक डिस्ट्रैक्शन था और उसकी आड़ में उसके पास एलिशिया पहुंच जाती है। इसके बाद फिर से आइस मैजिक का यूज करके रॉड ड्रेल के पैर को जमा देता है और इस मौके का फायदा उठा के एलिशिया उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे बीच में से काट देती है। एलिशिया को लगता है कि वो जीत गए, लेकिन ड्रेल की बॉडी डार्क ब्लड में बदल जाती है और एलिशिया समझ जाती है कि ये एक डीमन की पावर है। वो अपनी सॉर्ड को कंट्रोल करते हुए एलिशिया के एक हाथ को काट देता है, जिसके बाद डल अपनी बॉडी को ब्लड से दोबारा बना लेता है। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम कभी असली हीरोज नहीं बन सकते, क्योंकि हम कभी हीरोज बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए थे। जब से हमें मैजिक को कास्ट करने के लिए स्टोन्स की जरूरत पड़ने लगी, तब से एडजिया के ह्यूमंस बहुत कमजोर हो गए। असली ह्यूमन रेस इस जगह पर राज किया करती थी, लेकिन वो चले गए और हमें इन बकवास कहानियों के साथ छोड़ दिया है। ह्यूमंस और डीमंस बस उनके मोहरे हैं, और अगर हम आजाद होना चाहते हैं तो हमें हीरो की कहानी का हर हिस्सा डिस्ट्रॉय करना होगा। इसके बाद वो रॉड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे किसी तरह वो ब्लॉक कर रहा था। दूसरी तरफ क्लैन समझ चुका था कि जो डीमन लॉर्ड ड्रेल का साथ दे रहा है वो वार्डन है। मैं कभी ट्रू ह्यूमन से मिला ही नहीं, यानी वो 1000 साल पहले ही गायब हो गए थे जब मैं डीमन किंग बना था। ज़ेथियर की उम्र मुझसे ज्यादा है, यानी उसे ट्रू ह्यूमंस के बारे में पता होगा, पर उसने मुझे नहीं बताया। वहीं वो इतनी देर से अपनी शैडो से फर्ज के मास्टर को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर अब उसने फाइनली उसकी पावर्स को कम कर दिया है और वो देखता है कि असल में वो बस एक बुक है जो कि किसी तरह का एंशिएंट मैजिक है, जो कि हीरोज के लेजेंड से किसी तरह जुड़ा हुआ है। तो ये छोटी सी बुक ही किंग को राख में बदलती है और उसे वापस से बना देती है। 1 मिनट, इसी बुक ने हीरोज को मुझसे लड़ने को भेजा था, और यही बुक वो वजह है जिसकी वजह से मैंने कासल पर अटैक किया और पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन लिया। तभी अचानक से क्लैन हंसने लगता है और कहता है कि पूरी दुनिया पॉइंटलेस है, क्योंकि अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लूना का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है और वो उसे नीचे छोड़कर वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसका ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो घर जाकर बस आराम करेगा, जैसे वो हमेशा से करता आया है। उसे जाता हुआ देखकर लूना रोने लगता है, लेकिन इससे क्लैन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने मैजिक से बुक की सारी पावर्स खत्म करके उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन एलिशिया उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है, क्योंकि अब वो सारी चीजों को छोड़कर भाग रहा है। लेकिन क्लैन कहता है कि उसे पता लग चुका है कि वार्डन और ड्रेल आखिर क्या चाहते हैं और उसके पास उन्हें रोकने की कोई वजह नहीं है। वो हीरोज के हर निशान को मिटा देना चाहते हैं और वो इसमें कामयाब होते हैं या फेल, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर एलिशा कहती है कि वो ना हीरोज की बात कर रही है ना ही ह्यूमैनिटी की, वो लूना की बात कर रही है। क्या वो उसकी आंखों में देख भी ये कह पाएगा कि दुनिया का कोई मतलब नहीं है? जो स्पीशीज पहले ही खत्म हो चुकी है वो उन लोगों को लेसर ह्यूमंस कैसे बुला सकती है? वो क्लान से कहती है कि वो लूना की आंखों में देखे और बताए कि उनका कलर क्या है। पीछे मुड़ने पर क्लान देखता है कि लूना खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और लगातार रोता हुआ उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। दूसरी तरफ फेलिशे बुरी तरह से जलती हुई ड्रेल की तरफ बढ़ रही है और वो अभी उससे कह रही थी कि वो लूना की आंखों में देखे। क्लैन लूना को हाथ में उठाता है और देखता है कि उसकी आंखें ब्लू नहीं बल्कि पर्पल है। दूसरी तरफ ड्रेल ये देखकर हैरान था कि एलिशिया उसके अटैक से भी जिंदा है और वो उसे खत्म करने के लिए उसके पास आ जाता है, लेकिन तभी एक पत्थर का टुकड़ा उसके मुंह से जाकर टकराता है। ये तो देखा दिखाया लग रहा है भाई। और एलिशिया देखती है कि उसकी मदद करने के लिए वहां पर नेल आ चुकी है। एलिशिया ड्रेल के अटैक्स को डच करती हुई उसकी तरफ जाने लगती है और कहती है कि उसे एक नकली हीरो बनने कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक वो लोगों को बचा सकती है। ड्रेल भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका कटा हुआ हाथ उसकी तलवार के साथ उससे जुड़ जाता है। ये देख के ड्रेल समझ जाता है कि एलिशा के पास भी उसी की तरह डार्क माना की पावर्स हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और एलिशा नीचे खड़े पानी का यूज करके स्ट्रीम स्प्लिटर की पूरी ताकत का यूज करती है और वो उसके हाथ में से ड्रैगन के सर को पाट देती है। लेकिन असल में ड्रेल ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था और इन सब के दौरान उसने एलिशिया को भी घायल कर दिया था। वो जमीन की तरफ गिरने लगती है और ड्रेल उससे कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। पर एलिशा कहती है कि वो उससे तो बेहतर है जिसने सपना देखना ही छोड़ दिया है, जिसने पहले ही अपनी लिमिट को डिसाइड कर लिया है। ये सुन के ड्रेल को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी तलवार टूट जाती है और एलिशा बताती है कि उनकी पूरी फाइट के दौरान वो उसकी तलवार को ही टारगेट कर रही थी। उनकी फाइट के दौरान उसकी तलवार से उसे अजीब सी आवाज आ रही थी जिससे वो समझ गई थी कि प्रिंसेस उस तलवार को हिट कर पाई थी और उसे काफी कमजोर कर दिया था। वहीं एलिशा जब जमीन पर गिरने वाली थी, ऐन वक्त पर नेल उसे कैच कर लेती है। वहीं ड्रेल की फेलियर की वजह से वार्डन उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। उसके अंदर से डार्क माना बाहर निकलने लगता है और आखिर में वार्डन उसके स्कल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जो मैजिक स्टोन्स उसके शरीर के अंदर थे वो भी नीचे गिर के टूट जाते हैं, यानी अब वो दोबारा से वापस नहीं आने वाला। लेकिन वार्डन अभी भी जिंदा था और अगर वो इस वक्त यहाँ पर आ गया तो वो लोग उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी वहां पर क्लैन आ जाता है और उसके साथ लूना भी है। वो एलिशा से कहता है कि वो फिक्र ना करे, वार्डन यहाँ पर नहीं आने वाला। दूसरी तरफ प्रिंसेस भी लूना को पहचान जाती है और लूना उसे देखकर बुलाने लगता है, तो प्रिंसेस रोती हुई लूना की तरफ जाने लगती है, लेकिन क्लैन उसे रोक देता है। एलिशा को लगने लगता है कि कहीं वो प्रिंसेस को मार ना दे, लेकिन क्लैन कहता है कि वो हाइडन का किंग है तो वो अपने किंगडम में अपने दोनों पैरों से जाएगा। वो लूना को नीचे खड़ा कर देता है, जिसके बाद वो लड़खड़ाता हुआ अपनी माँ की तरफ जाने लगता है, जो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद लूना जाकर अपनी माँ के गले लग जाता है। वहीं थकावट और इंजरीज की वजह से एलिशा जमीन पर गिर जाती है और वो रोड से कहती है कि वो सभी सोल्जर्स को बता दे कि ड्रेल मारा जा चुका है। ये सुनकर वॉर खत्म हो जाएगी। जिसके बाद रॉड वहां से जाने लगता है। वहीं जब तक उसे पूरी सच्चाई का पता नहीं लग जाता, क्लैन उस बुक को अपने पास ही रखना चाहता है। तभी एक सेलेंडर क्लैन के पास आता है और उसके थ्रू वार्डन उससे बात करने लगता है। जो तुमने यहाँ पर किया है इसका परिणाम तुम्हें तो भुगतना ही होगा, तो जल्द ही दोबारा से अवेकन होगा। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं जानता कि ट्रू असल में क्या चीज है, ना ही मुझे मेरे दुश्मनों से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिसके बाद वो सिलेंडर को अपनी शैडो से खत्म कर देता है। रॉड दूसरी तरफ बैटलफील्ड में जाता है और सभी को ड्रेल की तलवार दिखाता हुआ बताता है कि हीरो एलिशा ने ड्रेल को मार दिया है। बुलेट के सोल्जर्स तब ड्रेल की तलवार को देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि वो हार चुके हैं और सभी को वापस जाने का सिग्नल भेजते हैं। सभी सोल्जर्स फाइट करना बंद कर बचे खुची बुलेट की आर्मी वहां से वापस जाने लगती है। वही गार्ड दूर से सारी चीजें देख रहा था और वो इन सबको रिपोर्ट करने के लिए वापस सिफ्तिया के पास जाने लगता है। इसके कुछ समय बाद एस्लिन की आर्मी भी वहां पर पहुंच जाती है और उन्हें रास्ते में वही स्पेयर दिखता है। वो उसके बारे में और जानना चाहते थे, लेकिन उनका हाई प्रीस्ट उन्हें उसे टच करने से भी रोक देता है, क्योंकि वो सेंस कर पा रहा था कि वो डीमन लॉर्ड जब चाहे उस फेयर से बाहर आ सकता है। दूसरी तरफ क्लेन एलिशा को बताता है कि उसने बैटलफील्ड में उसकी इंजरीज को इसलिए नहीं हील किया था क्योंकि वो उसकी पावर्स को सीक्रेट रखना चाहता था। वही वो लोग अभी श्योर नहीं हो सकते कि ट्रू ह्यूमन सच में एग्जिस्ट करते थे। वो पक्के तौर पर सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि बुक ऑफ टू हेडन के किंग को कंट्रोल कर रहा था, वो भी कई जनरेशन से, और वो ओरिजिनल हीरोज के लेजेंड से भी जुड़ा हुआ है। तो शायद जब वो उन्हें पढ़ेंगे उन्हें और इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन जो बुक के साथ चाबी आई थी उससे भी वो बुक नहीं खुल रही है।
इसका मतलब यही हो सकता है कि वो चाबी कोई और बुक को खोलती है और शायद उस तरह की और भी बुक्स है। तो आगे कुछ भी करने से पहले वो उनके बारे में पता लगाना चाहते हैं। तभी वहां पे टाला का मैसेंजर आता है और उन सबको पैलेस में बुलाता है जहां पर लूना को किंग बना दिया गया है। और टाला उन तीनों का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उन्होंने लूना और उनकी कंट्री दोनों को ही बचाया है। वहीं ये सब सुनते ही नेल उससे माफी मांगने लगती है और क्लेन टाला को बताता है कि उसे गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि उसके जैसी आम इंसान ने किंग को दूध पिलाया था। ये सुन के टाला इमोशनल हो जाती है और नेल से कहती है कि उसे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। वो उन तीनों में से उसकी सबसे ज्यादा शुक्रगुजार है क्योंकि उसी की वजह से लूना जिंदा है। जब सारा रोना धोना खत्म होता है, टाला उनसे पूछती है कि उन्हें कंट्री को बचाने के लिए क्या रिवॉर्ड चाहिए। नेल सीधा ही मना कर देती है और एलिशा सोचने लगती है कि उसे क्या मांगना चाहिए, लेकिन क्लेन पहले से जानता था। एलिशा को लगता है कि वो फिर कुछ उल्टा सीधा मांगने वाला है, लेकिन वो टाला से कहता है कि वो लूना का उसे मैजिक टीचर बना दे। और यहीं पर फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है।